मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर करता हूँ अपनी, ताकि आप लोगों ने स्लाइड्स अपनी अपनी खोल ली हैं? हैं आप लोगों के पास स्लाइड है? मैंने आपको उस पे भेज दी है। सर स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड। ओके, स्क्रीन शेयर मैं कर देता हूँ आपके साथ अपनी शेयर। शेयर स्क्रीन हुई है मेरी? थिंक सो। नहीं हुई हुई तो मैं कर देता हूँ। ये लीजिए जी, स्क्रीन शेयर हो गई। शेयर, ठीक है जी। अब आप स्क्रीन शेयर से देख सकते हैं। मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी करता रहूंगा ताकि आप लोगों को ये LMS के ऊपर मैं अपलोड भी कर दूं। अच्छा, ये हमारा चैप्टर 11 था जो हमने स्टार्टअप लिया था, जिसके अंदर हमने आर्किटेक्चर को डिस्कस करना है और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने कुछ आर्किटेक्चर के रिलेटेड बात करनी थी। और डेटा सेंटर आर्किटेक्चर क्या होता है, फ्लो आर्किटेक्चर क्या होता है, कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर क्या होता है। प्रोजेक्ट डिजाइन जब भी आप करते हैं तो उसमें जिन पैरामीटर्स का आप ख्याल रखते हैं, वो उसमें सबसे पहले मेन पैरामीटर्स आपका होता है कि आपकी प्रायोरिटीज किन चीजों की तरफ है डिजाइन में। डिजाइन हम किसी भी एक ऐसी फिगर को कह सकते हैं, किसी एक ऐसे स्ट्रक्चर को कह सकते हैं जहां जो जो एक कंप्लीट पिक्चर देता हो, मगर एक ऐसी पिक्चर जो कि अंडरस्टैंडेबल हो, कोई कंप्लीट डिजाइन ना हो या कंप्लीट आर्किटेक्चर ना हो। मैं मिसाल के तौर पे देखता हूँ कि अगर आप लकी वन गए हो या आप किसी ऐसे मॉल गए हो जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहां आप जाते हैं तो इनिशियली आपके पास एक बहुत बड़े चार्ट के ऊपर एक पूरी फिगर बनी हुई होती है कि जी ये यहाँ से स्टेयर्स हैं, यहाँ पे इतने रूम्स हैं, यहाँ इतनी चीजें हैं और आपकी इतनी शॉप्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो वो उसका उसी को एक मॉडल कर लेते हैं, मॉडल करके वो बीच में एक शीशे के केस में आपको दिखा देते हैं। तो ये बात क्लियरली याद रखिएगा कि डिजाइन और मॉडल में बहुत डिफरेंस होता है। डिजाइन पैरामीटर के ऊपर बताता है, मॉडल स्पेसिफिकेशन के ऊपर आपको बताता है। पैरामीटर और मॉडल स्पेसिफिकेशन में थोड़ा सा फर्क है। स्पेसिफिकेशन व्यूएबल होती है और जो पैरामीटर्स होते हैं वो नोटेबल होते हैं कि जी ये चीज इस यहाँ तक आ रही है, नहीं आ रही। यानी मैंने घर का डिजाइन बनाया तो मैंने उसको जो मेरा अब फर्स्ट फ्लोर था उसके छज्जे को मैंने, छज्जा मतलब जो उसका एलिवेशन बाहर निकल रही होती है, फ्रंट एलिवेशन को मैंने थोड़ा सा रोड की तरफ कर दिया। अब वो एक्चुअली डिजाइन इस तरह से जब वो बिल्डिंग कंट्रोल वाले आएंगे कि नहीं जी आपने ये डिजाइन गलत लिया है, इसलिए कि आपने ग्राउंड फ्लोर पे तो आपने उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया, आगे आपने डिजाइन को तब्दील करके डिजाइन को बजाय उसी पिलर के ऊपर रखने के आपने डिजाइन को थोड़ा सा आगे एलिवेट कर लिया। सो वो एलिवेशन आपकी इलीगल है, उस डिजाइन के अंदर ये फॉल्ट है, अब हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। इसी तरह आप देखते हैं कि डिजाइन में फॉल्ट होता है। डिजाइन का फॉल्ट क्या होता है, बिल्डिंग के जो पिलर्स होते हैं उसमें सरिये कितने होने चाहिए, कंक्रीट कितने प्रोपोर्शन से होना चाहिए, उस हिसाब से वो उसका वजन बर्दाश्त कर सकता है। ये डिजाइन ही होता है जो ये बताता है कि बिल्डिंग कितने वजन तक खड़ी रह सकती है। आपने अक्सर आजकल देख रहे होंगे कि इस तरह के इश्यूज आते हैं कि जी डिजाइन। शाम शेख कह रहे हैं सर हियर इज इंटरनेट प्रॉब्लम। अब मैं इंटरनेट प्रॉब्लम का कुछ नहीं कर सकता। तो डिजाइन के अंदर इस तरह के इश्यूज आपके सामने आते हैं और आपको अब सॉफ्टवेयर डिजाइन आपका क्या होता है, हम सॉफ्टवेयर कैसे डिजाइन करें। मैं इम्तियाज का एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जा रहा हूँ। लेट्स सपोज इम्तियाज एक बहुत मशहूर मार्केट है, डेफिनेटली आप सब जानते होंगे। इम्तियाज का एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि जी उसका डिजाइन क्या हो। सवाल आपके दिमाग में भी उठेगा कि सर डिजाइन क्या बनाए हम। डिजाइन ये बनाए कि जो हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका इनपुट और आउटपुट को आपस में कनेक्ट करना है एक सिस्टम डायग्राम के जरिए से। यानी मैंने एक सिस्टम डायग्राम बनानी है कि मेरे पास सप्लाई कहाँ से आ रही है। लेट सपोज मैं कह रहा हूँ डालडा की कंपनी से आ रहा है। कंज्यूमर मुख्तलिफ एरिया से या उसकी जीपीएस लोकेशन के नियर बाय लोकेशन से उठकर आ रहे हैं, मगर इंटर सिटी ही शहर के अंदर ही आ रहे होंगे, आउटर सिटी नहीं आ रहे होंगे। तो एक डिजाइन मेरा इसी बात को एडहियर करेगा, इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि जी सिस्टम आपस में जो इंटरकनेक्ट हो रहा है कि डालडा घी को खरीदने के लिए नियर बाय से लोग आ रहे हैं, उनको एक प्लेस चाहिए, उनको एक जगह चाहिए। वो जगह जहां पे चीजें आर्किटेक्चरली तौर पे अरेंज हुई हो, एक स्ट्रक्चर वे के अंदर हो, एक हायरार्की के अंदर वो चीज बनी हुई हो। अब वो जाए ये ना हो कि डिस्क्रीट घी यहाँ है तो तेल कहीं और है तो चावल कहीं और है। तो अब ये इसमें क्या होगा, जब आप उसको स्ट्रक्चर वाइज नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली जो कंज्यूमर है, जो आपका यूजर है, जो उस डिजाइन को यूज करना चाहेगा, उस आर्किटेक्चर को, वो परेशान होगा। वो परेशान होगा, उसकी ऑटोमेटिकली
परचेजिंग पावर जो होगी, परचेजिंग पावर ज्यादा भी हो मगर वो परचेजिंग कम करेगा, नुकसान आपको होगा, इसलिए कि आपकी जो इनकम है वो ऑटोमेटिकली इफेक्ट होगी। तो आपने डिजाइन कन्वीनियंट की तरह बनाना होता है कस्टमर को देखते हुए, जो कि कस्टमर आपसे चाहता है। अब आर्किटेक्चरल डिजाइन अगर मैं बात करता हूँ तो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आपके पास हैं। आर्किटेक्चर डिजाइन, आर्किटेक्चर डिजाइन इंपॉर्टेंस, आर्किटेक्चर डिजाइन पैटर्न्स, आर्चिटाइप्स, एडीएल और समरी। अब अगर मैं मजीद आगे जाता हूँ और देखता हूँ कि व्हाई आर्किटेक्चर, क्यों मुझे आर्किटेक्चर की जरूरत है, क्यों मैं एक एजाइल सिस्टम नहीं बना सकता कि मैंने आपसे कहा भाई ये मुझे ऐप बना दें, आपने 2 फॉर्म डाउनलोड किए, इधर से उठाया कोड, उधर से उठाया, कॉपी पेस्ट किया और चलें जी आपने ऐप बना के खड़ी कर दी। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी? So architecture is not the operational software, rather it is a representation that enables the software to engineer to। यानी एक आर्किटेक्चर कोई ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर नहीं होता, एक डिजाइन की तरह कि आप डायरेक्टली कुछ कह रहे हैं आप में से कोई? ओके, आर्किटेक्चर कोई डिजाइन नहीं होता, कोई फिजिकल फॉर्मेट नहीं होता, बल्कि वो क्या चीज होती है कि आप किस तरह से उन चीजों को एड्रेस कर रहे हैं, किस तरह से आप उन चीजों को एक स्ट्रक्चरल वे के अंदर लेकर आ रहे हैं जिस तरह से हम उन्हें इंजीनियर कर सकें। अब आर्किटेक्चर की हमें क्या फायदे होते हैं? 3 बेसिक फायदे जो हमने यहाँ बता रखे हैं। नंबर 1, एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द डिजाइन। हम एक आर्किटेक्चर के जरिए से एक डिजाइन का उसकी इफेक्टिवनेस देख सकते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? कंसीडर आर्किटेक्चरल अल्टरनेटिव्स। हम उसके अल्टरनेटिव्स देख सकते हैं। एट अ स्टेज व्हेन मेकिंग डिजाइन चेंजेस इज स्टिल रिलेटिवली इजी। पार्ट नंबर 2 कि मैं ये देख सकता हूं कि अगर मैं कोई आर्किटेक्चर के अंदर या डिजाइन में कोई तब्दीली लेकर आता हूं, तो अगर मेरे पास आर्किटेक्चर अल्टरनेटिव्स होंगे तो मैं किसी भी स्टेज के ऊपर ये मेजर कर सकता हूं कि कहां रिलेटिवली आसान है या कहां मुश्किल है मेरे लिए। पॉइंट नंबर 3, रिड्यूस द रिस्क। डेफिनेटली अगर मैं कोई चेंज लेकर आ रहा हूं तो मेरे पास रिस्क भी उसी हिसाब से आकर होगा। जितना मैसिव चेंज होगा रिस्क उतना ही होगा, क्योंकि उसके बारे में तो मैं जानता ही नहीं। उन तमाम रिक्वायरमेंट, मैं मिसाल आपको देता हूँ, इम्तियाज ने आपसे कहना शुरू कर दिया कि जी अब कोविड है, अब सारा का सारा बिजनेस ऑनलाइन होगा हमारा। आपने तो उनको एक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बना के दिया था कि एक शख्स अंदर जाता है, कोई चीज खरीदता है, आता है, बारकोड स्कैन करता है, उसकी पेमेंट आ जाती है, वो पेमेंट कार्ड से या कैश से करता है और जी सामान आप थैले में डालते हैं और चला जाता है। अब इस फ्लो के अंदर ऑनलाइन परचेजिंग का या ऑनलाइन बाइंग का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कोई डिजाइन नहीं था। अच्छा, इससे पहले उन्होंने एक डिजाइन अल्टरनेटिवली एड्रेस करवाया था और वो डिजाइन ये था कि उसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि किस तरह से आप जो है वो सिस्टम आप परचेज कर सकते हैं, कोई चीज परचेज कर सकते हैं सिस्टम के जरिए से। कैसे? व्हाट्सएप के जरिए से आप मैसेज कर दें। तो अगर आप व्हाट्सएप के जरिए से मैसेज करते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। मगर यहाँ तो सिस्टम ही डिफरेंट है कि आपको एक ऐप बनानी पड़ेगी, यानी आपको पीओएस का एक फ्रंट एंड बनाना पड़ेगा जो कि कस्टमर से लिंक करेगा। कस्टमर अपना अकाउंट बना लेगा। अच्छा, अब इशू क्या क्रिएट होता है? इशू ये क्रिएट होता है कि कस्टमर, जाहिर सी बात है सारे तो लॉयल नहीं है, नॉट एवरी कस्टमर इज अ लॉयल। लोग फेक रिक्वेस्ट भी देंगे, फेक डिलीवरीज भी आपसे करवाएंगे, फिर आप उनको कैसे एड्रेस? सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि किसी ने 50,000 का ऑर्डर प्लेस कर दिया, जी मुझे फ्रिज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उसने प्लेस करके आपको गलत एड्रेस दे दिया, तो आप तो सामान लेके वहां पहुंच गए। अब जो उसकी कॉस्ट थी, एक्चुअली जो आपको उसने पेमेंट करनी थी, अगर उसने पेमेंट करके उसमें से आपने कॉस्ट बियर करनी थी, उसने पेमेंट ही नहीं किया, गलत एड्रेस दिया हुआ है। तो इसका मतलब है वैलिडेशन विंडो इज एक्चुअली अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। अभी तक तो हमारे यहाँ यह है नहीं, यहाँ वैलिडेशन विंडो का कॉन्सेप्ट नहीं। मगर बहरहाल जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो आपसे वैलिडेट करवाती हैं। बाहर के मुल्कों में जितनी भी ऑनलाइन परचेजिंग बाइंग होती हैं वो आपसे ऑनलाइन वेरीफाई करवाती हैं कि जो आपके नादरा के ऊपर एड्रेस दिया हुआ है क्या आपका वही एड्रेस आपने डाला है। क्योंकि अगर आप नहीं डालेंगे तो फिर उसकी एक कंप्लेन आपके खिलाफ हो जाएगी, जी आपने इतनी बड़ी परचेजिंग की थी और आप तो मौजूद ही नहीं है उस एड्रेस के ऊपर। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक आर्किटेक्चर बनाते हैं कि अगर कोई चेंज मैनेजमेंट होती है तो आर्किटेक्चर आपको बताता है कि जी चेंज मैनेजमेंट को मैंने कैसे एड्रेस करना है। स्लाइड नंबर 3 अगर मैं देखता हूं तो 4 देखता हूं तो मेरे पास है व्हाई आर्किटेक्चर इज इंपॉर्टेंट। मैंने पर्पल कर रखा है उन लाइंस को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, आर्किटेक्चर आर एन इनेबलर। यानी जो रिप्रेजेंटेशन होती है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की, वो आपके पास एक इनेबलर होती है किस चीज की? कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल द पार्टीज,
ऑल द पार्टीज, जितनी भी पार्टीज उस दौरान हमारे पास मौजूद होती हैं, हम उन सबको क्या कहते हैं? स्टेक होल्डर्स कहते हैं। वी कॉल देम स्टेक होल्डर्स, हम उनको सबको स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं। सो मेरे पास तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान आपस में उनके जितने भी इंटरेस्ट हैं, उनके आपस में जितनी भी कनेक्शंस हैं, उनकी जितनी कम्युनिकेशंस हैं, उसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक एनेबलर आपके पास होना चाहिए कि आप एक पाथ, एक व्यू डिजाइन कर दें, जिस व्यू के अंदर स्टेक होल्डर विथ द स्टेक होल्डर्स विथ सिस्टम आपस में, या स्टेक होल्डर विथ स्टेक होल्डर आपस में इंटरकनेक्टेड हो। द आर्किटेक्चर हाईलाइट्स अर्ली डिसीजन, डिजाइन डिसीजंस। डिजाइन डिसीजंस यानी अगर आपने कोई चेंज करनी है इनिशियली, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं जिन दिनों नेवी में होता था, तो मैं एक एविएशन मैनेजमेंट सिस्टम पे काम कर रहा था। एविएशन मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? जो भी आप पार्ट्स रिपेयर करते हैं जहाजों की, और उसको रिकॉर्ड करते हैं वो के, और वो कैसे रिकॉर्ड करते हैं? फॉर्म्स के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। अगर वो फॉर्म्स आपके पास से मिसप्लेस हो जाए, गुम हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे? अब वो तो कोई पैटर्न नहीं होता था। पैटर्न क्या होता था? पाकिस्तानी तरीका कि आप दोबारा वही फॉर्म बनाएं और उस पर फिल कर दें, उसे धूप में रख दें, थोड़ा सा पानी छिड़क दें, और जी पुराना हो गया फॉर्म, आपने दोबारा जहां से मिस हुआ है उसको वापस वहां लगा। अब ये एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन है, इसलिए कि आपको जब फॉर्म मिस हो गया तो आपको तो इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं थी। आपने वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से एक्सट्रैक्ट, वो फ्रॉम वेयर हैव यू एक्सट्रैक्टेड द इंफॉर्मेशन? सो इट इज फाउंड कि जी इंफॉर्मेशन तो एक एस्टिमेशन की बेसिस पर ऐड की जाती है। अब ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी कि अगर जहाज को कुछ हो जाता है तो उसमें जी इंफॉर्मेशन आपने प्रॉब्लमेटिक दी हुई थी कि इसका कोई नट लूज था, और बाद में देखेंगे जी नट लूज था, किसकी वजह से लूज था? वो तो एस्टिमेट किया हुआ था कि नट लूज था, जबकि इफेक्ट वो नहीं था, कोई और मसला था, मगर आपने तो एस्टिमेट करके डाल दिया था, जिसकी वजह से ये इशू है। अब सिस्टम बनाने में मुझे क्या डिफिकल्टी आई? जब मैंने सिस्टम को डिजाइन करने की कोशिश की, तो जो ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर है, जैसे SAP है, SAP है, या Oracle EBS है, ई बिजनेस सूट है, या मैक्सिमो है। मैं आपको 3 ऐसे सॉफ्टवेयर्स के नाम बता रहा हूँ। मैक्सिमो MRO है, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल। ये 3 सॉफ्टवेयर्स मेरे पास नाकाम हो गए। वजह क्या थी? क्योंकि मेरे जो डिजाइन डिसीजंस थे वो बाय बुक थे, और एविएशन की मेंटेनेंस में कभी भी आप ये रिस्क नहीं लेते कि आप डिजाइन डिसीजंस को चेंज करें बुक से हटकर। यानी अगर कोई नॉर्मली चेंज आ रही हो तो मैंने कहा ठीक है जी, ये नट नहीं, कोई और नट लगा लो। अगर पार्ट नंबर में गिवन होगा तो मैं वही लगाऊंगा, नहीं होगा तो जहाज ग्राउंड रहेगा उस वक्त तक, जब तक कि मेरे पास वो उसका अल्टरनेटिव पार्ट नंबर या ओरिजिनल पार्ट नंबर नहीं आ जाता। थर्ड पॉइंट मेरे पास क्या है? आर्किटेक्चर कॉन्स्टिट्यूट अ रिलेटिवली स्मॉल इंटेलेक्चुअली ग्रेस्पेबल मोड। में एक ऐसा ग्रेस्पेबल मोड बनाऊंगा जिसके अंदर मैं ये बात करूंगा कि मेरे पास इंटेलेक्चुअली ग्रेस्पेबल अंडरस्टैंडेबल सिस्टम बने, जो लोगों को आर्किटेक्चर समझ में भी आए। मैं इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं बनाऊंगा कि वो उनको समझ ही ना आए। खुद डिजाइनर को तो समझ में आ रहा हो जिसने वो आर्किटेक्चर बनाया, मगर बाकी लोगों को समझ में नहीं है। अच्छा, अगली स्लाइड में देखता हूँ, स्लाइड नंबर 5, आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शंस। अब IEEE जो सोसाइटी है वो बताती है कि जो आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शंस हैं, जो स्टैंडर्ड STD, IEEE STD स्टैंडर्ड है 1471 इसका नंबर है, और ये ईयर ऑफ किस में लॉन्च हुआ है? 2000 में। रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंटेंसिव सिस्टम्स। जहां सॉफ्टवेयर इंटेंसिव सिस्टम्स की बात हो रही है, उसके डिजाइन की डिस्क्रिप्शन में इन्होंने बताया है ये क्यों यूज किया जाता है। टू स्टैब्लिश, क्या ऑब्जेक्टिव है? अब ऑब्जेक्टिव हमेशा टू से लिखे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। टू स्टैब्लिश कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड वोकेबलरी फॉर यूज ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। हम इस स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करते हैं कब? जब हम कॉन्सेप्चुअली फ्रेमवर्क बना रहे होते हैं। वोकेबलरी, उन तमाम नॉमेनक्लेचर का इस्तेमाल करना कि कौन सी चीज किसके साथ कनेक्टेड है। लेट सपोज वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, या वन टू वन, जो भी नॉमेनक्लेचर आप यूज कर रहे हैं आर्किटेक्चर डिजाइन के लिए, उसके अंदर आप ये सारी चीजें इस्तेमाल करेंगे। Meanwhile, to provide detailed guidelines for representing an architectural description and to encourage sound architectural design practices. Uh, अच्छा, सेकंड पॉइंट आपके पास क्या था? द IEEE standards define an architectural description, ADs.
वो हमेशा आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन एडीज बताते हैं एज अ कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट टू डॉक्यूमेंट एंड आर्किटेक्चर। किसी भी आर्किटेक्चर को आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। क्यों क्यों क्योंकि अगर आपने आर्किटेक्चर बना दिया, उसको डॉक्यूमेंट ही नहीं किया, खाली डिजाइन बना लिया, खाली आपने उसकी एक फ्रेमवर्क बना लिया और उसके तमाम स्टेक होल्डर्स को कनेक्ट कर लिया अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, और उसको आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया, यानी उसकी नेटिजिटीज, उसकी बारीकियों को आपने नहीं लिखा, तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगा आपको कि अगर कोई चेंज आती है या उस डिस्क्रिप्शन के बारे में कोई पढ़ना चाहता है तो उसको कोई नहीं समझ सकता। अच्छा, द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ इज रिप्रेजेंटेड using multiple views where each view is represented of a whole system from the perspective of a related set called the stakeholder concern. Description itself represent करना चाहिए multiple views को, यानी आप एक ऐसा description बनाइए जिसमें कस्टमर का व्यू भी आए, जिसमें डेवलपर का व्यू भी आए, जिसमें डिजाइनर का व्यू भी आए, जिसमें यूजर का व्यू भी आए, मेंटेनर का व्यू भी आए, और उसको ओन करने वाला जो भी अथॉरिटी है उसका व्यू भी आए। यानी जितने भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके कंसर्न्स को आपको एड्रेस करना है। फाइनली जो आपके पास आर्किटेक्चरल जनरलीज होते हैं उसके अंदर एक जनरली का एक वर्ड यूज करते हैं हम। क्यों यूज करते हैं? इट इम्प्लाइज a specific category within the overall systems domain. So we can say that within each category you encounter a number of subcategories. हम एक कैटेगरी के अंदर मजीद सब कैटेगरी, ये क्लासिफिकेशन का मेथड है जनरली। क्या आप क्लासिफिकेशन, मोस्टली आपने ये जनरली का वर्ड यूज देखा होगा जहां आप नॉर्मली बात करते हैं इसकी म्यूजिक मीडिया प्लेयर के अंदर आपने देखा होगा जनरलीज का होता है, वो एक कैटेगरी के जरिए से क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा म्यूजिक कौन सा है, यानी क्लासिकल को अलग रखेगा, पॉप को अलग रखेगा, हिप हॉप को अलग रखेगा, रॉक को अलग रखेगा और रागों को अलग रखेगा, whatever be the things. So हर तरह के जनरी को अलग अलग कैटेगराइज करने के लिए हम बताते हैं। Within each category you encounter a number of सब कैटेगरी, हमें हर कैटेगरी के अंदर एक मजीद सब कैटेगरीज की जरूरत होगी। क्यों? आर्किटेक्चरल जनरी हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ताकि हम डोमेन स्पेसिफिक रहें, और मजीद डोमेन स्पेसिफिक क्लियर होने के लिए हम क्या करते हैं, एक हायरार्की बनाते हैं जिसमें हम जनरीज बनाते हैं और जनरीज के अंदर उसकी क्लासिफिकेशन बनाते हैं। मिसाल, मैं आपसे कहूं बेसन, आप लोग क्या जवाब देंगे? बेसन क्या चीज है? पिसी हुई दाल है, ठीक है। आटा, पिसा हुआ गेहूं है। तो पिसी हुई दाल और पिसा हुआ गेहूं, ठीक है जी, दोनों पिसे हुए, मगर ये एक कैटेगरी में नहीं आएंगे, इनकी जनरीज अलग अलग है। इसी तरह मैं काली मिर्च पिसी हुई कहूं, वो एक अलग कैटेगरी में लाया करेगी, वो ना दाल के साथ लिंक होगी ना वो आटे के साथ लिंक होगी, उसकी कैटेगरी ही बिल्कुल डिफरेंट। क्योंकि दाल पिसी हुई, मूंग की दाल पिसी हुई, मास की दाल पिसी हुई, उसकी अलग अलग कैटेगरी अलग बनेगी। इसी तरह गेहूं पिसा हुआ, जौ पिसा हुआ एक अलग कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। और फाइनली काली मिर्च पिसी हुई, लौंग पिसी हुई, धनिया पिसा हुआ, वॉट भी जो भी चीज होंगी, ये अलग अलग कैटेगरी। मैं आपको क्लियर एब्स्ट्रक्शन बता रहा हूँ, ये अलग अलग। इसी तरह आप ये देखें, बाइक के बहुत सारे पार्ट्स कार में भी लगते हैं, स्क्रूज होते हैं, मगर आप क्या करते हैं, उनको कभी भी एक ही उसमें नहीं रखते कि नहीं जी ये क्लासिफिकेशन एक ही होगी कि जी ऑटोमोबाइल के अंदर आ रही है, मगर ऑटोमोबाइल के अंदर आपने जनरी बना ली, कार, बाइक, फिर बाइक के अंदर उसकी सब कैटेगरीज बना ली, उनके स्टाइल्स बना लिए। फॉर एग्जांपल, विद इन वन जनरी ऑफ बिल्डिंग you would encounter a following general styles: houses, apartment buildings, office buildings, industrial buildings, warehouse, and so on. Okay. Within each general style, more specific styles might apply. Each style would have a structure that can be describing or using a set of predictable patterns. अच्छा, अब predictable patterns की बात आ गई कि what is a predictable pattern. हम predictable pattern को कहाँ लेके चलते हैं, predictable pattern की हम कहाँ बात करते हैं? Predictable pattern mainly हमारे पास आता है उस जगहों के ऊपर जहां हमें पता होता है कि इसका आउटकम क्या होगा। लेट्स सपोज हम एक आउटकम देख रहे हैं कि मैं एक सिस्टम के अंदर एक चेंज लेकर आता हूँ, मैं लॉगिन आईडी का जो पासवर्ड है मैं 4 डिजिट से 6 डिजिट की तरफ लेकर आ जाता हूँ। तो अब अगर मैं चेंज लेकर आता हूँ तो जितने 4 डिजिट वाले लोग हैं जो मुझे रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं आज की तारीख में, जो चेंज नहीं कर रहे, तो उनके क्या पासवर्ड्स वैलिड रहेंगे या उनके पासवर्ड्स इनवैलिड हो जाएंगे? डेफिनेटली उनके पासवर्ड्स वैलिड ही रहेंगे,
उनके पासवर्ड्स इनवैलिड नहीं होंगे। तो मुझे सिस्टम बनाते वक्त एक ऐसा डिजाइन इंप्लीमेंट करना है जहां पर मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि जो प्रीवियस पार्ट है वो करंट पार्ट के साथ चेंज के साथ एक्सेप्टेबल रहेगा, कुछ अर्से तक रन करता रहेगा। मैं आपको यही बात दोबारा इस सिस्टम से बताऊं कि जब मैं ये सिस्टम बना रहा था, नेवल एविएशन मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, उस वक्त लोगों ने कहा कि जी फॉर्म तो हम फॉर्म पे काम करते हैं, आप डेटा पे काम करते हैं, आप डेटा में एंट्री करते हैं, तो हम क्या फॉर्म खत्म कर देंगे एक दिन आएगा? मैंने कहा नहीं, ये कम से कम 4 से 5 साल आपको पैरेलल चीजें रन करनी पड़ेंगी। पैरेलल क्यों रन करनी पड़ेंगी? एक ऐसा स्टाइल बनाना पड़ेगा जहां डॉक्यूमेंट और डेटा आपस में साथ साथ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप एब्सोल्यूट करते चले जाएंगे डॉक्यूमेंट को, और फाइनली आपके पास डेटा परसिस्ट कर जाएगा, डॉक्यूमेंट रिमूव हो जाएगा। मगर ये हो नहीं सकता कि आप पेपरलेस, प्रॉपर पेपरलेस एनवायरनमेंट बना दें, क्योंकि लोगों में इतनी नॉलेज भी नहीं है, इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, यूजर खुद उन चीजों को नहीं समझ सकता। तो व्हाई शुड वी इंट्रोड्यूस सच अ काइंड ऑफ अ सिस्टम कि जहां लोगों में उसकी एक्सेप्टेंस ही ना हो, लोगों में उसकी अंडरस्टैंडिंग ही ना हो। सो अच्छा, मेरे पास और तो कोई नहीं आया ना। ओके ओके, हम उससे अगली स्लाइड की तरफ देखते हैं कि हमारे पास आर्किटेक्चरल स्टाइल्स क्या होने चाहिए। अब स्टाइल की, क्योंकि मैंने इनिशियली आपको क्या बताया था, एक मेन आइटम था, उसकी मैंने जनरी बनाई, जनरी की क्लासेस बनाई, सब स्टाइल्स बना ली, और अब मैं स्टाइल्स डिफाइन कर रहा हूँ कि उसका स्टाइल क्या होना चाहिए। Each style describe a system category that encompasses a set of components, database, computational module, blah blah blah. Number two, set of connectors. आपस में क्या connections है? Number three, set of constraints. How components are defined and integrated. Number four, semantic models. कौन सा मॉडल? अब मुझे एक बात बताइए, जो मॉडल रिपेयर मेंटेनेंस में जहाजों पर इस्तेमाल हो रहा है एक बेस के अंदर, क्या वही मॉडल आप इस्तेमाल कर रहे हैं सेम मॉडल को आप उसी बेस के अंदर गाड़ियों के रिपेयर में? डेफिनेटली नहीं। गाड़ियों के रिपेयर में आप तमाम वो चीजें इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तमाम वो चीजें लेंगे जहां पर आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि उन रिक्वायरमेंट्स की आपको जरूरत नहीं है जो बाय बुक आप फॉलो करें। अगर आप बाय बुक लें तो हर गाड़ी के साथ तो फिर आपको एक किताब मिलनी चाहिए, जैसे कि जहाज के साथ मिलती है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको जहाज वाली किताब जो है वो गाड़ी के साथ ही मिले कि आइंदा आपको रिपेयर करने के लिए आप किस तरह से लेके चलेंगे। सो ओके, फर्दर मैं अगर ये देखता हूँ तो मैं इसको इस तरह से लेके चल सकता हूँ कि मेरे पास जो सेट ऑफ कंपोनेंट्स हैं वो डेटाबेस जहाज़ों का एक अलग होगा, और वो डेटाबेस एक कंप्यूटेशनल मॉडल का एक अलग होगा। तो मैं कंप्यूटेशनल मॉडल डेटाबेस जहाज़ों का, गाड़ियों का अलग रखूंगा और जहाज़ों का अलग रखूंगा, उन दोनों को मिक्स नहीं करूंगा। ये नहीं करूंगा कि मैं उन दोनों को मिक्स कर दूं। अगर मिक्स कर दूंगा तो मेरे पास शायद कुछ ऐसी एंट्री हो जो कि कॉमन एंट्रीज हो, मगर क्या होगा, वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक हो जाएंगी, और फिर मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि मैं समझूंगा कि डिमांड जहाज में लगाने वाला स्क्रू क्या मैं गाड़ियों के स्टोर रूम से मंगवा सकता हूँ? इट इज नॉट अ पॉसिबल अप्रोच। अप्रोच ही पॉसिबल नहीं है, ये तो फॉल्स अप्रोच है। इसी तरह जो मेरे पास कनेक्टर्स हो, जैसे जहाज को मेंटेन करने के लिए मेरे पास एक एयर इंजीनियर होगा, एक उसके नीचे 3-4 सब इंजीनियर्स होंगे, उसके नीचे जो होंगे वो मेंटेनर्स होंगे, उसके नीचे ऑपरेटर्स होंगे। तो क्या मैं गाड़ी के लिए भी ये करूंगा? नहीं। गाड़ी के अंदर तो एक ड्राइवर होगा, एक मेंटेनर होगा, या उसका कैलेंडर होगा जो उसको साफ करेगा, ठीक करेगा, मेंटेन करेगा। मेरे पास तो ये पूरी हायरार्की मुझे गाड़ियों की बनाने की जरूरत ही नहीं, और वही पीरियोडिकली हर गाड़ी को मेंटेन करता रहेगा। लाजमी नहीं है कि मैं एक गाड़ी, ड्राइवर में हर गाड़ी के लिए अलग अलग रख सकता हूँ, मगर मैं मेंटेनर लाजमी नहीं है कि मैं हर गाड़ी के लिए अलग अलग रखूं। लोग घोड़े पालते हैं, घोड़ों में भी नहीं रखते मेंटेनर। घोड़ों में भी अस्तबल जो होता है, जो एस्टेबल्स होते हैं, उसके अंदर 1 या 2 मेंटेनर होते हैं और 8-10 घोड़े होते हैं। इसी तरह मेंटेनर जो लोग गाड़ियां मेंटेन करते हैं उनके पास 1 या 2 मेंटेनर होते हैं, भाई एक का सब्स्टिट्यूट मौजूद हो और बाकी उनके ड्राइवर्स होते हैं। तो ये फिनोमेना जो मेरे जहाजों को मुझे देखना पड़ता है कि मैं एक एक जहाज के लिए एक इंजीनियर लगाऊं, यहाँ तो मुझे ये नहीं करना पड़ता। इसी तरह सेट ऑफ कनेक्टर्स, तो मुझे कनेक्टर्स डिफाइन करने पड़ते हैं कि मेरे पास 1-to-1 का कनेक्शन नहीं है, बल्कि 1:many का कनेक्शन। जहाज में 1-to-1 का कनेक्शन है। कंस्ट्रेंट्स मेरे पास क्या होंगे कि जब भी मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ किसी सिस्टम को, तो इंटीग्रेट करते वक्त, उसको लिंक करते वक्त आपस में कोई ये प्रॉब्लम ना हो। जैसे हेलीकॉप्टर्स की इंटीग्रेशन एयर बी एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में आती है, और जो फिक्स विंग है वो भी एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में आते हैं, जबकि दोनों के कंस्ट्रेंट डिफरेंट है।
वो एक रोटरी विंग कहलाया जाता है, एक फिक्स विंग कहलाया जाता है। कंस्ट्रेंट कैसे डिफरेंट है, दोनों में प्रोपेलर लग रहे हैं, मगर एक का प्रोपेलर हॉरिजॉन्टल है, एक का प्रोपेलर वर्टिकल है। ठीक है, इसी तरह अब मैं आता हूँ सिमेंटिक मॉडल्स की तरफ। मॉडल्स मेरे पास क्या होते हैं, मॉडल डिफाइन करते हैं कि मैं किस चीज को प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि जब भी मैं डिजाइन और आर्किटेक्चर की बात करूंगा तो मैं मॉडल को हमेशा फोकस रखूंगा। अब मेरे पास यहाँ मॉडल क्या है, डेटा सेंटर आर्किटेक्चर्स हैं, डेटा फ्लो आर्किटेक्चर्स हैं, कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर्स हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स हैं, या लेयर आर्किटेक्चर्स हैं। ये बेसिक 5 से 6 टाइप्स होती हैं। 5 मैंने इसमें मेंशन कर दी, एक मुझे ज्यादा जरूरी नहीं समझ रहा था इसलिए मैंने इसको मेंशन नहीं किया। डेटा सेंटर आर्किटेक्चर्स मेनली डिफाइन करते हैं कि जहां आपके पास जितने भी कंस्ट्रेंट्स, जितने भी आपके पास लिंकेजेस होते हैं, वो आपके एक स्टार पैटर्न के अंदर लिंक होते हैं आपके पास। स्टार पैटर्न से मुराद डेटा सेंटर आपका सेंटर में होता है, यानी आप डेटा एक जगह स्टोर कर रहे होते हैं, और बाकी सारे जितने क्लाइंट्स और डेवलपर्स हैं वो सारे के सारे उसके इर्द गिर्द चिपटे हुए होते हैं। उसकी वजह क्या है, अब उनका जो आपस में कनेक्शन बनता है वो कनेक्शन भी 1:1 बन रहा होता है, ताकि हर क्लाइंट एक डेडिकेटेड लाइन को यूज करके आपके डेटा स्टोरेज तक कनेक्ट हो सके। मुनीब, अच्छा, मैं आप लोगों की वीडियो वीडियो भी अपनी बंद कर लीजिए। आप लोगों के पास मेरी वीडियो आ रही है, मुझे चैट पर काइंडली बताइएगा। अगर आप लोगों के पास कोई इशू आ रहा हो तो मुझे एटलीस्ट यहाँ ना बताएं तो मुझे एटलीस्ट व्हाट्सएप पर ही बता दें। मैं देखता रहूंगा कि कोई स्टूडेंट मिस ना हो जाए या रह ना जाए। असल में आप खुद भी देख रहे होंगे, अगर आपके साथ स्क्रीन शेयर हुई भी होगी कि ऐसे ऐसे पैनल खुल रहे हैं कि वहाँ चैट के ऑप्शन जरा मुश्किल से नजर आ रहे हैं। ओके, ओके जी, मैं इसको साइड पे कर दूं। अच्छा, अब इस डेटा सेंटर ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ। ये डेटा सेंटर यूज होते हैं बैंक्स के अंदर। बैंक्स जो होते हैं वो वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल होते हैं इस चीज की, कि आपने जो होता है वो मल्टीपल जो क्लाइंट सॉफ्टवेयर होते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस जो हैं वो आपस में कनेक्टेड है, और आपने क्या करना होता है, आपने उन ब्रांचेस को लिंक करना होता है आपके एक मेन डेटा सेंटर के साथ। मेन डेटा सेंटर क्या करता है कि उससे आप किसी भी बैंक अकाउंट की किसी भी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उससे रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करके आप क्या करते हैं, क्लाइंट को इन्फॉर्म करते हैं। जैसे ये ऑनलाइन बिजनेस है, मैं आपको ये बताता हूँ कि बैंक्स में अगर आप जाते हैं तो आपको क्या कहते हैं कि जी ब्रांच आपकी ऑनलाइन है। ब्रांच ऑनलाइन से मुराद, अगर मैं इसको इस तरह से देखूं, मैं आपको यहाँ बताता हूँ डिस्क्रिप्शन में, कि एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर से कोई ट्रांजेक्शन की गई है, यहाँ से कैश निकाला जाता है, और उसकी पेरेंट ब्रांच ये है, तो वो डेफिनेटली क्या करेगा, पेरेंट ब्रांच से एक डेटा सेंटर से रिक्वेस्ट करेगा कि जी कितनी आपके पास फंड्स मौजूद हैं। अगर फंड्स एडिक्वेट हैं तो क्या करेगा, क्लाइंट सॉफ्टवेयर से अप्रूवल लेकर, यहाँ से अप्रूवल लेकर ऑटोमेटिकली आपको कैश डिलीवर कर देगा। यही सिस्टम आपके पास यूज होता है वहां पर जहां आप एटीएम इस्तेमाल करते हैं। और आप अक्सर देखते होंगे कि वो पहले आता था, अब तो नहीं आता, तो बहुत बेहतर हो गया है, मगर पहले आपके पास आता था लिंक डाउन का इशू। जो लिंक डाउन वाला मसला आता था उसकी वजह ये होती थी कि जो ये वाला क्लाइंट सॉफ्टवेयर है आपके पास, वो क्लाइंट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली या किसी वजह से, या बिजली पावर की वजह से, या किसी मिस यूज की वजह से वो एक्सेसिबल नहीं होता था। तो जब भी आप पिन डालकर एक्सेस करते हैं अपने कार्ड को, तो वो डेटा स्टोरेज के पास जाता है। डेटा स्टोरेज क्या करता है, यहाँ पर आता है, चेक करता है, अगर उसे नहीं होते तो वो क्या कर देता है कि अमाउंट मुझे नजर आ रहा है क्योंकि आपका अकाउंट हमारे पास यहाँ पर है सेंटर में, मगर ऑटोमेटिकली चूंकि नहीं एक्सेस नहीं कर पा रहा, डेफिनेटली हमारे पास लिंक डाउन है, इसलिए मैं आपको कैश विड्रॉ करने की इजाजत नहीं दे सकता। अच्छा, अब आते हैं हम किस चीज की तरफ, हम आते हैं इस उसकी तरफ के जो आपके पास
डेटा फ्लो आर्किटेक्चर आपके पास आ रहा है, वो डेटा फ्लो आर्किटेक्चर किस तरह से काम कर रहा है। डेटा फ्लो आर्किटेक्चर किस तरह से, मैं जरा इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आए। डेटा फ्लो आर्किटेक्चर काम कर रहा होता है एक फ्लो पैटर्न के तहत। फ्लो पैटर्न से मुराद कि आप यहाँ फिल्टर्स देख रहे होते हैं, फिल्टर्स डेफिनेटली तमाम पाइप के साथ आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं। पाइप्स क्या चीजें, ये बेसिकली एक फ्लो मेंटेन कर रहे हैं फ्रॉम इस इनिशियल स्टेट टिल इट्स फाइनल स्टेट। फिल्टर क्या कर रहा होता है, इन पाइप्स के अंदर जितनी भी जो भी आपने चीजें सिलेक्शन दे रखी होती है, बेस्ड अपॉन देयर सिलेक्शन उनको फॉरवर्ड या बैकवर्ड कर रहा होता है। यानी अगर मेरे पास यहाँ फिल्टर दिए हुए हैं कि जी सबसे पहले इनिशियली आपका कार्ड चेक करे, कार्ड वैलिड है, ठीक है जी कार्ड वैलिड है, आगे बढ़ गया, फिल्टर अगला चेक करेगा जी उसी बैंक का है या वन लिंक का है, उसी बैंक का होगा तो उसी बैंक से आपको उसका सॉफ्टवेयर दिखाएगा, वन लिंक का होगा तो ब्लू कलर का स्क्रीन दिखाकर आपको आगे ले जाएगा। अब आपने देखा किस बैंक का है, जिस बैंक का है वहां से आगे फॉरवर्ड करेगा और फीड फॉरवर्ड करता हुआ फाइनली आपको ट्रांजेक्शन करवा देगा। इन केस कि अगर ये यहाँ पर आता है जी उस बैंक से रिक्वेस्ट की, उस बैंक की ब्रांच लिंक डाउन है, रिटर्न करेगा, फिल्टर दिखाएगा नहीं नहीं जी मैं प्रोसेस नहीं कर सकता और आपको एग्जिट करवा देगा। या आपको अगर करवाना है कंफर्म तो आपसे कहेगा जी इतना, सपोज आपने कहा जी मुझे 50,000 रुपए निकालने हैं, कहेगा नहीं जी 50,000 मौजूद नहीं है, आप बराए मेहरबानी 25,000 तक मैक्सिमम लिमिट है उसमें दीजिए, या 500 के मल्टीपल्स दीजिए। तो आपने 500 के मल्टीपल्स दिए, वो आगे गया फॉरवर्ड कर दिया। ये तो बहुत आसान सा आर्किटेक्चर है। कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर में क्या चीजें आ रही होती हैं कि मेरे पास एक मेन हायरार्की होती है जिसकी एक डेप्थ होती है और एक विड्थ होती है। ये सिस्टम ज्यादातर आपके इस्तेमाल होते हैं चेस या इस तरह के जो लॉजिकल प्लेइंग गेम्स होते हैं उनके अंदर आप इस्तेमाल करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं कोई चीज मूव करता हूँ, मैंने एक प्लेयर मूव किया तो आपने ए बी या सी से मूव करवाया, अब मेरे पास ए की डेप्थ क्या है, डी और ई है, यानी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ए से डी और ई पे भी जा सकता हूँ, डी से आई पे भी जा एल पे भी जा सकता हूँ, जी पे एच पे जा सकता हूँ, फिर आई और जे तक जा सकता हूँ। तो मेरी एम से अगर मैं स्टार्ट लेता हूँ तो ए की डेप्थ आई और जे तक है। ये सिस्टम ज्यादातर आप देखते हैं यूज होते हैं कहाँ पर, ये भी ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम्स के तहत इस्तेमाल किए जाते हैं। और इनके अंदर जैसे आप हेल्प सेंटर पे कॉल करते हैं, उनसे बात करते हैं, वो आपको बताते हैं कि जी सर हमारे पास जो फैसिलिटी है वो इस वक्त आप रात में कॉल कर रहे हैं, आप दिन में कॉल कीजिएगा, हमारे पास ये अथोराइजेशन नहीं। या फिर वो अपने मैनेजर से अथोराइजेशन लेते हैं। इसका मकसद है कि उनकी अथोराइजेशन के अंदर किसी फॉर्म को किस डेप्थ तक जाने की इजाजत है नहीं। अगर आप किसी की अथोराइजेशन बंद कर देंगे, इसका मकसद है कि आपने उसको उस डेप्थ तक जाने के लिए अलाउ नहीं किया जिस डेप्थ तक क्लाइंट रिक्वेस्ट कर सकता है। फाइनली हमारे पास आते हैं लेयर्ड आर्किटेक्चर। लेयर आर्किटेक्चर में हम वन बाय वन चीजों को लेयर बाय लेयर डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं फर्स्ट लेयर जो आपकी यूजर इंटरेक्शन लेयर्स होती हैं उनके अंदर जैसे आपकी एपीआईज होती हैं, मैं आपको बताऊं आपने एक कोई भी गेम की एपीआई या गेम की ऐप इस्तेमाल करते हैं, उन सारी एप्स के अंदर अगर आप देखते हैं तो आपको क्या चीज मिलती है, एक एक स्क्रीन मिलता है और एक स्क्रीन में आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि ये चीजें आप सेलेक्ट करें। बैक एंड पे उसकी एप्लीकेशन कैसे प्रोसेस हो रही होती है, उसका कोड होता है जो कि आप जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ, फिर उसके बाद उसकी यूटिलिटी लेयर का कोड होता है जो कि कनेक्शन प्रोवाइड करता है आपको किसके साथ, सर्वर के साथ। एंड फाइनली वो कोर लेयर मौजूद होती है जो सर्वर से आपको चीज लेकर आ रही है। लेट्स सपोज पबजी खेल रहे हैं, पबजी के गेम के अंदर किस तरह से कनेक्शंस आपने जनरेट कर रखे हैं, यूजर इंटरफेस आपको दिखा रहा होता है कि आपका प्लेयर मूव कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है। एप्लीकेशन लेयर के ऊपर वो उन एट्रीब्यूट को एक आर्किटेक्चर में एक एनवायरनमेंट में डिक्लेयर कर देता है कि जी इस एनवायरनमेंट के अंदर ये एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, ये प्लेयर्स मौजूद हैं, ये प्लेयर्स फायर कर सकते हैं, ये प्लेयर आगे जा सकते हैं, और इन एप्लीकेशन लेयर के ऊपर इन फीचर्स की आपके पास पॉसिबिलिटी। आप अगर पबजी में सबको मार देते हैं और जीत जाते हैं तो इसका मकसद है एप्लीकेशन लेयर के जितने भी एट्रीब्यूट आपके इर्द गिर्द डिफाइन थे आपने उन सबको किल कर दिया, तो यू विल रिमेन द ओनली प्लेयर विच इज कॉल्ड अ विनिंग प्लेयर। यूटिलिटी लेवल लेयर क्या होती है कि आपको कनेक्शन प्रोवाइड करती है किसके साथ, आपके सर्वर के साथ। आप इंटरनेट बंद कर लेंगे नहीं कनेक्ट होगा, डेफिनेटली अदर प्लेयर्स जो आपके साथ कनेक्टेड है वो कनेक्शन आपको शो नहीं कराएंगे। और फाइनली वो कोर लेयर होगी, वो कोड लेयर जिसके ऊपर ये डिजाइन हुआ था पूरा सिस्टम या एक वर्चुअल एनवायरनमेंट जिसमें आपको ये सारा गेम खिलवाया जा रहा
आर्किटेक्चर डिजाइन को अगर मैं मजीद देखता हूं तो मुझे इस बात का अंदाजा होता है कि जो सॉफ्टवेयर मस्ट बी प्लेस्ड इन कॉन्टेक्स्ट, यानी कॉन्टेक्स्ट से हटना नहीं चाहिए। ये नहीं हो कि आपका सॉफ्टवेयर इतना एनलार्ज होता चला जा रहा है, इतना बड़ा होता जा रहा है, इतना वसी होता चला जा रहा है कि आप कॉन्टेक्ट से हट गए। यानी आपने पीओएस का सॉफ्टवेयर बनाया तो ये ना हो कि वो कॉल सेंटर का सॉफ्टवेयर भी बन जाए, ये ना हो कि वो ऑनलाइन बुकिंग का सॉफ्टवेयर भी बन जाए। अगर आप इस तरह की कोई चीज बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके पास तरीका ये है कि उसको मॉड्यूल मॉड्यूल बेस पे बनाए, मॉड्यूलर कर लें, जैसे एसएपी में मॉड्यूल किया हुआ है। आपको लाजमी नहीं है कि आप उसको मॉड्यूल बेस्ड ना करें और फिर एक सबको मिक्स कर दें और एट द एंड ऑफ द डे क्या हो कि आप उसको यूटिलाइज ना कर सकें सही तरीके से, उसको डिफाइन ना कर सकें कि कौन सी चीज कहाँ पे थी। एट द एंड आपके पास एक ऐसी पिक्चर आएगी जो बड़ी मिसमराइज मिक्स हुई भी होगी, एक इंटरमिंगल्ड किस्म की पिक्चर होगी कि मैं क्लिक ये कर रहा हूँ और ऑर्डर कहीं और जा रहा है, और मैं ऑनलाइन परचेस करना चाह रहा हूँ तो जी मैनुअल ऑर्डर प्लेस हो रहा है। तो उसकी वजह से ये इश्यूज नहीं होने चाहिए। द सेकंड पॉइंट आपका क्या है, द सेट ऑफ आर्किटेक्चरल आर्चिटाइप्स शुड बी आइडेंटिफाइड। जितने भी आर्चिटाइप्स या नए मेथड्स हो वो आपके पास एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर के ऊपर, एक क्लास लेवल के ऊपर अलग डिफाइन होनी चाहिए। यानी जब भी आप कोई नया बिहेवियर ऑब्जर्व करना चाहते हैं, कोई नई चीज देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने एक अलग वे डिफाइन कर रखा हो, एक अलग एब्स्ट्रैक्शन लेयर डिफाइन कर रखा है। The designer specify the structure of the system by defining and refining the software components. So इस सूरत हाल में आपके पास क्या चीज होगी, जो आपके पास डिजाइनर होगा, जो भी डिजाइन कर रहा होगा, उसके वो स्पेसिफाई करेगा किस चीज को, स्ट्रक्चर को। कौन से स्ट्रक्चर को, सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर को, ताकि वो डिफाइन करे और उसमें मजीद रिफाइनमेंट की गुंजाइश बच जाए। अगर आर्चिटाइप में ऐड भी करता हूँ, कोई नई चीज लेकर भी आता हूँ, कोई नया फीचर भी लेकर आता हूँ, फिर भी आर्किटेक्चरल डिजाइन इतना क्लियरली विजिबल होना चाहिए कि वो किसी भी चेंज को, किसी नए आर्चिटाइप को, किसी नए फीचर को इंटीग्रेट करने की सलाहियत रखे बाय प्रोग्राम एंड बाय डेफिनेशन। ये ना हो प्रोग्राम में आपने इंटीग्रेट कर लिया, डिफाइन नहीं कर पा सके। चैट्स में देखने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करें आप लोग। तो क्या आप लोग मैसेज में ही भेज रहे हैं? ठीक है, अगर कोई आपकी चीज़ है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आगे की चीज़ देखते हैं कि जो आर्किटेक्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है, आर्किटेक्चरल कॉन्टेक्स्ट कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक सिस्टम बना रहा हूँ, वन ऑफ द मेन सिस्टम के मेरे पास एक होम सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिक्योरिटी फंक्शन। अब सिक्योरिटी फंक्शन में आपके पास एक कंट्रोल पैनल होगा जिसके जरिए से कोई भी होम होम यूजर आपके कंट्रोल पैनल को एक्सेस करेगा। सेफ होम प्रोडक्ट्स होंगी, लेट सपोज लॉक्स हो गए या अलार्म्स हो गए, इंटरनेट बेस्ड सिस्टम्स होंगे यानी आईओटी बेस्ड आपके पास कैमरा हो गए, सर्वेलेंस फंक्शन होगा, आप वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, किसी रिकॉर्डर को आपने कनेक्ट कर रखा है, सेंसर्स होंगे, घर से बाहर और अंदर आने के लिए आपने सेंसर्स का सहारा ले रखा है जिसके जरिए से आप ये लगा रहे हैं, कैमरा हो गए आपके पास, ये सारे के सारे। तो एक आपके पास, जब भी आप आर्किटेक्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, ये नहीं होगा कि कुकिंग सिस्टम इसमें इंटीग्रेट हो जाए, ये नहीं होगा कि आप इसमें माइक्रोवेव को इंटीग्रेट कर दें, ये नहीं होगा कि इसमें वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को आप इंटीग्रेट कर दें, ये नहीं होगा कि पानी की मोटर इसके अंदर इंटीग्रेट हो जाएगी। दिस इज नॉट अ पॉसिबल केस। उसके लिए आपको कॉन्टेक्स्ट को उसी तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा जहां आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं या जहां आप चाहते हैं कि वो इस्तेमाल हो। तो उसके लिए एक अलग डिजाइन बनाना पड़ेगा जो कि एक दो मेथड्स को या तो इंटीग्रेट करेगा या दो मेथड्स को आपस में साइमल्टेनियसली मॉडल्स को लेकर चलेगा। एक पानी की मोटर का होगा, एक किचन का होगा और एक सिक्योरिटी सिस्टम का होगा। हाँ, ये कर सकते हैं कि आप एक मैसिव सिस्टम बनाए जिसमें इन सबको इंटीग्रेट करें, मगर ये मॉड्यूल बेस्ड वाइज अलग ही रहेंगे, ये किसी एक मॉड्यूल के हिस्सा नहीं बन सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आप क्लियरली खिलाफ वर्जी करेंगे IEEE के डॉक्यूमेंट की,
जो कि सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस की तरफ जाता है। कंट्रोलर, अब बात करते हैं कंट्रोलर की, जो कि आर्ची टाइप्स हैं। कंट्रोलर्स क्या होते हैं? जो कंट्रोल करता है। चूंकि यहाँ आप देखिए कि आपके पास रूल होते हैं, इसलिए आपने इस साइन का साइन लगाते हैं। इस साइन का मकसद है आपके पास एक से ज्यादा आपके पास कंट्रोलर्स मौजूद है। और इसके बाद आपके पास नोड्स होती हैं। नोड क्या कर रही होती है? जो कि आपस में प्रोसेसिंग फीचर, लिमिटेड प्रोसेसिंग फीचर रखती है या प्रोसेसिंग करवा सकती है। डिटेक्टर, जहां से आप डिटेक्ट कर रहे थे। इंडिकेटर, जो आपका आउटपुट शो करा रहा है। सो अगर आप एक कंट्रोलर का सहारा लेते हैं जो कि कंट्रोल कर रहा होता है इन सारी चीजों को, जिसके पास एक मेन बोर्ड होता है, मेन प्रोसेसिंग बोर्ड होता है। नोड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है डिटेक्टर से और शो कराती है इंडिकेटर से, मगर इसको इंफॉर्मेशन किसको देनी होती है? कंट्रोलर को देनी होती है। इसका मकसद है एक कंट्रोलर मोर देन वन नोड कंटेन कर सकता है। अगर मैं इसको 1 to 1 बना दूंगा, इसका मकसद है कंट्रोलर की फैसिलिटी सिर्फ लिमिटेड है फंक्शनलिटी, और वो एक कंट्रोलर एक ही नोड को एड्रेस करवा। यहाँ मल्टीपल नोड को एड्रेस करवाने का मकसद ये कि लॉक को भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, कैमरे को भी कर रहा है, बहुत सारी चीजों को एक साथ कर रहा है। उसके बाद आता है आपके पास कंपोनेंट स्ट्रक्चर। अब कंपोनेंट स्ट्रक्चर क्या है? कंपोनेंट स्ट्रक्चर डील करता है मेरे पास कि अगर मैं एक डिजाइन बना रहा हूँ, एक सिस्टम का डिजाइन बना रहा हूँ, तो मैं उसके डिजाइन को किस तरह से रखूंगा। यानी मेरे पास एक मेन प्रोडक्ट होगी जिसका नाम होगा होम सेफ्टी एग्जेक्टिव। इस होम सेफ्टी एग्जेक्टिव के नीचे क्या क्या चीजें होंगी? इसके नीचे होगी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मैनेजमेंट होगा, जो कि लिंक करवा रहा होगा आपको आपके मोबाइल ऐप से या किसी स्क्रीन से, यानी कि एक इंटरनेट इंटरफेस के जरिए से या एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए से, जो कि आपको किसी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, घर के अंदर भी और मोबाइल पर भी। इसी तरह जो आपके पास सेफ होम एग्जेक्टिव होगा, वो डील करेगा आपकी किन किन एट्रीब्यूट से? सिक्योरिटी से, सर्वेलेंस से और होम मैनेजमेंट से। सिक्योरिटी, किस चीज की सिक्योरिटी? सिक्योरिटी इस बात की कि आप इंश्योर करेंगे कि आपकी जितनी चीजें हैं, आपकी जितनी सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, उनके अंदर आप क्या कर रहे होंगे? सिक्योरली जितने भी कंट्रोल पैनल्स हैं और डिटेक्शन पैनल्स हैं या अलार्मिंग प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, उनको आप सिक्योरिटी के अंदर रखेंगे। इसी तरह सर्वेलेंस के अंदर कैमरास होंगे आपके पास, और होम मैनेजमेंट के अंदर आपकी एयर कंडीशनिंग मैनेजमेंट या माइक्रोवेव मैनेजमेंट, या आप माइक्रोवेव किचन मैनेजमेंट हो गया, या वाटर फिल्ट्रेशन एंड फिलिंग प्लांट मैनेजमेंट आप ये रख सकते हैं, अगर आप पूरे घर को ऑटोमेट करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह रिफाइंड कंपोनेंट स्ट्रक्चर के अंदर अगर मैं देखता हूँ, तो मेरे पास सेफ होम का कॉन्सेप्ट आता है। सेफ होम का कॉन्सेप्ट आता है। सेफ होम के कॉन्सेप्ट के अंदर मैं इसको मजीद रिफाइन करूंगा। प्रीवियस फिगर को मैंने कंपोनेंट स्ट्रक्चर को मजीद रिफाइन किया, तो मैंने क्या किया कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मैनेजमेंट को एक तरफ रख दिया, सिक्योरिटी को एक तरफ रख दिया। यहाँ मैंने क्या चेंज किया था कि सर्वेलेंस और होम मैनेजमेंट को अलग रखा था, मगर मैंने रिफाइन के अंदर क्या किया? सिक्योरिटी को एक तरफ रखा और फिर सिक्योरिटी की मजीद डिस्क्रिप्शंस बना दी, यानी उसको मजीद डिटेल कर दिया, मजीद रिफाइन किया कि मेरे पास खाली 3 पैरामीटर नहीं होंगे, कंट्रोल पैनल प्रोसेसिंग, डिटेक्टर मैनेजमेंट और अलार्म प्रोसेसिंग नहीं होगा जैसे प्रीवियस फिगर में था, बल्कि मैंने इन 3 हिस्सों को मजीद आगे जाकर फर्दर डिफाइन किया, जिसमें मैंने कीपैड प्रोसेसिंग रख दिया, सीपी डिस्प्ले फंक्शंस रख दिया, शेड्यूलर रख दिया। अगर कोई शेड्यूल पे आप काम करवाना चाहते हैं कि जी मैं ये देखना चाहता हूँ कि सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मेरे घर में कौन आता है, या कोई शख्स मेरी गैर मौजूदगी में, मैं सुबह ऑफिस चला जाता हूँ लॉक करके घर, तो गैर मौजूदगी में गेट पर कौन आता है, अखबार वाला कितनी बजे देर से आता है, ये अगर मैं ये सारी इंफॉर्मेशन देखना चाहूंगा तो मैं एक शेड्यूलर बना दूंगा, और शेड्यूलर सेंसर को उस टाइम के ऊपर एक्टिवेट करेगा जो उसका शेड्यूल होगा। इसी तरह अलार्मिंग प्रोसेसिंग भी फोन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करेगा। अलार्म, फोन कम्युनिकेशन का मतलब आपको अगर कोई चोर घुसता है तो वो डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करेगा, या तो फोन के जरिए से या अलार्म बजने के जरिए से। अच्छा, आर्किटेक्ट एनालाइजिंग आर्किटेक्चरल डिजाइन। अगर जब मैं एनालाइज करता हूँ किसी भी आर्किटेक्चरल डिजाइन को, तो मैं किन चीजों को कलेक्ट कर रहा होता हूँ? मेनली मैं कलेक्ट कर रहा होता हूँ जो मेरे कलेक्शन सिनेरियोज होते हैं।
अब सिनेरियोस कैसे हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी मैं और मजीद आज बात करूंगा। एलिसिट रिक्वायरमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, कंस्ट्रेंट्स मौजूद हैं और एनवायरमेंटल डिस्क्रिप्शंस मौजूद हैं। Describe the architecture style pattern that have been chosen to address the scenarios and requirements. इसी तरह मैं देखता हूं कि अगर मैंने कोई सिनेरियोस को कलेक्ट किया तो मैं देखता हूं कि मेरी एलिसिट मैक्सिमम रिक्वायरमेंट या मैक्सिमम डिमांडेबल रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद मैं उसके कंस्ट्रेंट देख सकता हूं कि मेरे पास कौन कौन सी ऐसी चीजें जो उस एनवायरमेंटल के अंदर एक ऑब्जेक्ट की हैसियत रखती है। और फाइनली मैं ये देखता हूं कि जो एनवायरमेंटल डिस्क्रिप्शंस है उसको मैंने कैसे डिफाइन किया है। एलिसिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ पबजी गेम, मैं मिसाल पबजी की फिर दे रहा हूँ आपको। गो के मैं मना करूंगा, आप लोगों को नहीं खेलना चाहिए, मगर एक बड़ा कॉमन सा गेम है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। या काउंटर स्ट्राइक की मिसाल देते हैं या कोई भी गेम हम मिसाल दे सकते हैं। एलिसिट रिक्वायरमेंट्स आपके पास कंट्रोलर्स होने चाहिए, आपके पास कीज होनी चाहिए, आप बटन्स को प्रेस करना चाहिए। कंस्ट्रेंट्स आपके पास क्या होने चाहिए कि आप विजिबल हो सकें, कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकें सर्वर के साथ और कनेक्शन में डिलेस कम आए। एनवायरमेंटल डिस्क्रिप्शन, आपके पास एक स्क्रीन होनी चाहिए जो कि इस पिक्चर को इस तरीके से दिखाए, नहीं तो आप उसके पास अगर आपके पास अगर ऐसी स्क्रीन नहीं होगी तो डेफिनेटली आप एनवायरमेंट को सही तरीके से व्यू नहीं कर सकेंगे। डिस्क्राइब द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स पैटर्न, डेफिनेटली आप आर्किटेक्चरल स्टाइल्स एंड पैटर्न्स को भी डिफाइन करेंगे। एंड फाइनली वी विल लुक टुवर्ड्स to a situation where we will think about the module view, process view, data flow view, जिसके अंदर मॉड्यूल व्यू में एक, जैसे मैंने सिक्योरिटी का मॉड्यूल लिया तो सिक्योरिटी का मॉड्यूल व्यू आपको नजर आना चाहिए। इसी तरह उसके अंदर जितने प्रोसेसिंग होनी चाहिए उसकी प्रोसेसिंग भी आनी चाहिए और फिर उसका डेटा फ्लो। अब अगर आप वो बना रहे हैं, हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम दोनों अलग अलग चीजें हैं। हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम डायरेक्टली कनेक्ट होगा आपके क्लाइंट्स और पेशेंट्स के साथ, और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम आपके स्टाफ और डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स, डिफरेंट चीजें, सप्लाईज एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो इनके अलग अलग मॉड्यूल्स होंगे, इसी तरह इनके व्यूज भी अलग अलग होंगे। फाइनली फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, इवेलुएट द क्वालिटी एट्रीब्यूट बाय कंसीडर ईच मॉड्यूल इन एन आइसोलेशन। एंड फिफ्थ पॉइंट आपके पास क्या है, आइडेंटिफाई द सेंसिटिविटी ऑफ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स टू वेरियस आर्किटेक्चर एट्रीब्यूट्स फॉर अ स्पेसिफिक आर्किटेक्चर स्टाइल्स। सिक्स पॉइंट है, critic candidate architecture develop in step 3, use the sensitive analysis conduct in step number 5। स्टेप 3 क्या था, आपने मॉड्यूल्स को अलग अलग डिफाइन किया था, प्रोसेस को अलग व्यू डिफाइन किया था और डेटा फ्लो को डिफाइन किया था। और स्टेप 5 में आप क्या कर रहे थे, आइडेंटिफाई कर रहे थे कि उसकी सेंसिटिविटी ऑफ क्वालिटी एट्रीब्यूट क्या है, यानी मेरे पास कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है, जैसे लॉगिन इंफॉर्मेशन है, इट्स अ मोस्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। बाहिर दिखने में आपको सेंसिटिव नहीं लगती कि आपको लॉगिन आईडी दी हुई है, आपको जी सबको एक ही कॉमन लॉगिन आईडी पकड़ा दी, पासवर्ड पकड़ा दिया, मगर डेफिनेटली इट क्रिएट्स अ हैजर्डियस प्रॉब्लम अगर किसी को किसी का पैटर्न पता चलता है। अगर पैटर्न पता चल जाता है या आईडी पता चल जाती है तो पासवर्ड आपने सेम रखा हुआ है, सबका लॉगिन हैकेबल है, एक्सेसिबल है, इलिजिटिमेटली उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। आर्किटेक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डिफाइन हो सकती है, द ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रपोज्ड आर्किटेक्चर इज असेस्ड बाय कंसीडरिंग द डिपेंडेंसीज। मैं हमेशा आर्किटेक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी को उसकी डिपेंडेंसीज के साथ देखूं, जितना आर्किटेक्चर डिपेंडेंट होगा उतनी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल हाई होगा। डिपेंडेंसी को मैं कैसे खत्म कर सकता हूँ, नॉर्मलाइजेशन के जरिए से कर सकता हूँ, सॉफ्टवेयर के मेथड्स अगर आपने डेटाबेस में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो नॉर्मलाइज करके उनकी इंटरडिपेंडेंसीज खत्म करूंगा। यानी एक ऐसा ना हो कि मेरे पास एक जगह फ्लो चल रहा हो एक मॉड्यूल का तो दूसरा मॉड्यूल उससे अफेक्ट हो जाए, तो मैं उन दोनों को इंडिपेंडेंट बना दूंगा कि एक मॉड्यूल अगर नहीं भी चल रहा तो दूसरा चलता रहेगा। जैसे मैं अगर बात करूं जहाजों के अंदर, तो मैं जब भी उनकी इलेक्ट्रिकल लाइन डिफाइन करता हूं तो ये नहीं कि एक लाइन से मैं दोनों जहाजों के इंजन को लिंक कर दूंगा। लेट्स सपोज वो एक ही लाइन आपकी डैमेज हो गई, दोनों इंजन एक साथ डैमेज, तो जहाज क्रैश कर गया। इस सूरत हाल में क्या क्या करता हूँ, पैरेलल लाइंस बिछाता हूँ, मेरी लाइंस का कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, मेरी मैन पावर इंक्रीज हो जाती है, मेरी मेंटेनेबिलिटी इंक्रीज, मगर मेरी डिपेंडेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है कि मैं डिपेंड कर सकता हूँ। अगर एक इंजन काम नहीं करेगा किसी लाइन की डिफेक्ट की वजह से तो एटलीस्ट दूसरा तो काम कर सकता है। तो मैं पहला मेथड जो मेरे पास है वो है शेयरिंग डिपेंडेंसीज, मैं डिपेंडेंसीज को शेयर कर सकता हूँ। दूसरा है मेरे पास फ्लो डिपेंडेंसीज, मैं उनके फ्लो के अंदर उनके रिलेशनशिप जो कि उनके प्रोड्यूसर और कस्टमर है उनको मेंटेन कर सकता हूँ।
तीसरा मेरे पास मेथड है जहां कंस्ट्रेंट डिपेंडेंसीज हैं, वहां मैं क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कंस्ट्रेंट्स ऑन रिलेटिव फ्लो बाय ऑफ कंट्रोलिंग अमंग अ सेट ऑफ एक्टिविटीज। मैं एक्टिविटीज के जरिए से उन तमाम डिपेंडेंसीज को एक जगह स्टेप बाय स्टेप किसी जगह मेंटेन कर सकता हूँ या मैं उन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ कि अगर ये हो रहा हो, जैसे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इज वन ऑफ द एग्जांपल। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, एक्सेप्शन एक मिसाल होती है हमारे पास कि हम किस तरीके से जो है वो एक्सेप्शन से एक सिस्टम को मेंटेन करवा सकते हैं। तो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मिसाल एग्जांपल फॉर अस कि हम जब भी कहीं कोई बग अगर हो रहा होता है तो हम एक एक्सेप्शन देते हैं कि जी ये चीज मौजूद नहीं है, या ये फीचर अभी एनेबल्ड नहीं है, या आप इस पेज पे नहीं जा सकते, या कोई टेक्स्ट बॉक्स शो करा देते हैं। जब ऐसी कोई चीज होती है तो डेफिनेटली यू शुड नो कि हम उसको किस तरह से लेके चल रहे हैं और उन डिपेंडेंसीज, उन कंस्ट्रेंट्स को हमने किस तरह से एड्रेस किया है। तो याद रखिएगा, नंबर 1 पॉइंट आपके पास जब भी आप कॉम्प्लेक्सिटीज को देखते हैं, शेयरिंग डिपेंडेंसीज करवाते हैं, शेयरिंग डिपेंडेंसीज में उनके रिलेशनशिप्स को क्लियरली डिफाइन करके और हम ये बताते हैं कि कौन रिसोर्स ला रहा था, कौन रिसोर्स यूज कर रहा था और किस वक्त किस रिसोर्स को कौन यूज करेगा। फ्लो डिपेंडेंसीज हम उनका एक फ्लो बना देंगे, उनके आपस में रिलेशनशिप्स बना देंगे कि पहले फादर प्रोसेस यूज करेगा, फिर चाइल्ड प्रोसेस यूज करेगा, या पहले चाइल्ड प्रोसेस यूज करेगा, फिर फादर प्रोसेस यूज करेगा। कंस्ट्रेंट डिपेंडेंसीज के अंदर हम क्या करेंगे, एक्टिविटीज के जरिए से, इवेंट्स के जरिए से उनको लिमिटाइज करेंगे कि पहले ये इवेंट होगा, यानी आप पहले CNIC डालेंगे, फिर आप अपना नाम डाल सकते हैं। ये एक्चुअली एक एक्टिविटी है। फाइनली आपके पास आ जाता है ADL। ADL में जो चीज आती है, आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह की नहीं है, बल्कि एक आर्किटेक्चर को डिफाइन करने की एक सिंटैक्चुअल लैंग्वेज है, जिसमें सिमेंटिक्स भी हैं, सिंटैक्स भी है। ADL क्यों इस्तेमाल करते हैं हम? ADL लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं आर्किटेक्चर को इस्तेमाल करने के लिए। It provides the designer with the ability to, number 1 point, डिकम्पोज आर्किटेक्चर कंपोनेंट। किसी भी कंपोनेंट का अगर आपने डिजाइन बनाया तो उसको डिकम्पोज, उसको ब्रेक डाउन कर सके, उसे तोड़ सके, और मैं तोड़ के मजीद देखना चाहूंगा जी और इसमें कितने ऐसे फीचर हैं जो मुझे नजर आए, कितनी ऐसी चीजें जो मैंने अभी तक नहीं देखी, जिन चीजों को मुझे समझने की जरूरत है। कंपोज इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इनटू लार्जर आर्किटेक्चरल ब्लॉक। मैं उनको कंपोज करके एक बड़ा ब्लॉक बना के देख सकूं, यानी बर्ड्स आई व्यू में देख सकूं कि जी अगर मैंने, लेट सपोज मेरा ये कंपोनेंट थे, मैंने इनको ब्रेक करके देखा, पहले पॉइंट में डिकम्पोज किया, मजीद डिकम्पोज किया, मजीद डिकम्पोज किया, मैं देखता चला गया। अब मेरे पास इनके व्यूज आ रहे हैं, और उसके बाद मैंने इनको कंपोज किया और फाइनली इसका बिगर ब्लॉक बनाया, और उससे बिगर ब्लॉक बना के देखा कि जी मेरे पास बर्ड्स आई व्यू में कितनी चीजें आ रही हैं जो मैं लिंक कर सकता हूँ। फाइनली रिप्रेजेंट इंटरफेसेस। जो भी इनके साथ इंटरफेसेस कनेक्शन होंगे, जैसे मैं इससे बात कर रहा हूँ इंटरफेसेस, तो कैमरा से, अब मुझे नहीं पता आप लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, आई डोंट नो, क्योंकि मैं आपको नहीं देख सकता, मगर मैं ये जरूर देख रहा हूँ कि मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, कैमरा ऑन है, मैं आपसे आपसे आपको आंसर कर रहा हूँ या आपको समझा रहा हूँ आपको, तो मेरे पास एक इंटरफेस मौजूद है जो मुझे भी दिखा रहा है कि जी मैं आपसे एक्चुअली कन्वर्सेट कर रहा हूँ। डिजाइन मेथड आपके पास क्या है? जब भी आर्किटेक्चर डिजाइन मेथड की हम बात करते हैं तो मेरे पास जो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे एक रिक्वायरमेंट है कि 4 बेडरूम्स होने चाहिए, 3 बाथरूम्स होने चाहिए, लॉट्स ऑफ ग्लास होने चाहिए, ग्लास मेड आर्किटेक्चर हो, ज्यादा कंक्रीट नहीं होने चाहिए, कम कंक्रीट हो, गर्मी नहीं होगा, कूल रहेगा, साफ रखना आसान है, पेंट नहीं करना पड़ेगा, ब्ला 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 ब्ला। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, अब ये मेरे पास कस्टमर रिक्वायरमेंट्स है। तो मैं जब भी आर्किटेक्चर डिजाइन बनाता हूँ तो मेरा आर्किटेक्चर डिजाइन हमेशा बेस करता है मेरी कस्टमर की रिक्वायरमेंट। ड्राइविंग प्रोग्राम आर्किटेक्चर, कैसे ड्राइव करता हूं मैं आर्किटेक्चर को, कि मेरे पास जो डिसिमेट्रिक किस्म की चीजें, बिखरी हुई एब्स्ट्रैक्ट चीजें, उनको मैं एक हायरार्की के अंदर प्रपोज करता हूं, जो कि प्रोग्राम आर्किटेक्चर की तरह फ्रॉम टॉप टू द बॉटम आ जाए। पार्टीशनिंग आर्किटेक्चर यानी क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, या तो मैं उसको हॉरिजॉन्टली क्लासिफाई करूंगा या वर्टिकल वर्टिकल क्लासिफाई करूंगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल क्लासिफाई करूंगा या वर्टिकल क्लासिफाई करूंगा। हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन में मेरे पास क्या होगा कि मैं उनकी स्टेजेस बना दूंगा, उनकी लेयर्स बना दूंगा, और वर्टिकल में उनकी डेप्थ डिफाइन कर दूंगा कि ये किस डेप्थ तक जा रहा है। व्हाई पार्टीशन आर्किटेक्चर? हमें पार्टीशन आर्किटेक्चर की एक्चुअली जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि इसके जरिए से हम जो आउटकम हासिल कर सकते हैं, हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो इजी टेस्ट हो जाता है, हम आसानी से उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकते हैं। लीड्स टू सॉफ्टवेयर दैट इजियर टू मेंटेन, क्योंकि टेस्ट आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमने पार्टीशन कर रखा होता है,
तो हम ज्यादा उसको इजीली, अब मिसाल में देता हूँ, हम घर में कमरे क्यों बनाते हैं, पार्टीशनिंग क्यों करते हैं? एक पूरा आपके पास है, बिल्डिंग है, आप वॉल्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, एक बड़ा कमरा बनाए और सब लोग रहना शुरू कर दें उसमें, हर बंदा अपनी चारपाई पे रहे या अपने बेड पे रहे या अपनी कबर्ड यूज करे, क्या जरूरत है? मसला क्या होगा, अगर आपकी एब्सेंस में कोई आता है तो उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन कहाँ था या कौन कहाँ बैठता है या कौन कहाँ रहता है, या आप खुद भी अपनी प्राइवेसी शेयर कर रहे होते हैं। सो आप एक टेस्टिंग बिहेवियर के तौर पे ये देखते हैं कि मेरे पास एक इजियर बिहेवियर है, मैं टेस्ट कर सकता हूँ कि अगर मुझे कमरों का पता हो कि फादर का बड़ा वाला, पेरेंट्स का बड़ा बेडरूम है, उसके बाद मेरा बेडरूम है, उसके बाद जी भाई का बेडरूम है, उसके बाद जी बहन का बेडरूम है, तो ये क्लासिफिकेशन जो आपने पार्टीशनिंग की हुई थी, इस पार्टीशनिंग की वजह से उनकी प्राइवेसी भी इंश्योर हो रही है, उनकी अपनी जो बाउंड्री है वो भी इंश्योर हो रही है। ये नहीं हो रहा कि एक बंदा अपने कमरे में म्यूजिक सुन रहा है तो दूसरा इफेक्ट हो रहा है, डेफिनेटली वो अपने कमरे की विसिनिटी में सुनेगा, या माँ बाप अगर टीवी देख रहे हो तो उससे बच्चे जो पढ़ रहे हो वो इफेक्ट नहीं कर रहे होंगे। तो ये पार्टीशनिंग से क्या होता है, आपस में एक एक लिंकेज इस तरह का बन जाता है जो दूसरे को जबरदस्ती इन्फ्लुएंस नहीं करता, यानी जबरदस्ती डिपेंडेबल नहीं बनाता, इंडिपेंडेंट बना देता है पार्टीशन। सो लीड्स टू सॉफ्टवेयर दैट इज इजियर टू मेंटेन। डेफिनेटली जब जितना इंडिपेंडेंट होगा उतना ही लेस कॉम्प्लेक्स होगा, जितना ही लेस कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही मेंटेनेबल आसान होगा, इजी होगा। इसी तरह रिजल्ट इन प्रोपगेशन ऑफ फ्यूअर साइड इफेक्ट, डेफिनेटली उसके साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे आपके पास। रिजल्ट इन सॉफ्टवेयर दैट इज इजियर टू एक्सटेंड, आप एक्सटेंड कर सकते हैं। सर आर्किटेक्चर फिर से समझा दें। सर वीडियो ऑडियो स्क्रीन शेयर सब आ रही है। ओके गुड, थैंक यू। आप लोग मुझे बता रहे हैं। मैं आर्किटेक्चर शाम शेख एक दफा फिर आपको दोबारा बताया था। हसाम शेख कौन सी वाली स्लाइड, आप मुझे काइंडली स्लाइड मेंशन करके बता देंगे कि कौन सी स्लाइड है? आप मुझे स्लाइड नंबर बता दें तो फिर मैं वो वही स्पेसिफिक आपको स्लाइड दोबारा बता देता हूँ। सर ये आर्किटेक्चरल डिजाइन वाली स्लाइड नंबर बताएंगे आप मुझे? आर्किटेक्चरल डिजाइन, ये वाली स्लाइड? यस सर, ये वाले ओके ओके। हम जब बात कर रहे थे आर्किटेक्चर डिजाइन की तो हमने बताया था कि हमें एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहना चाहिए, यानी हम अगर एक पीओएस का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो वो पीओएस का सॉफ्टवेयर ही रहे, पॉइंट ऑफ सेल का सॉफ्टवेयर रहे, या अगर हम कोई नेविगेशन की वेबसाइट बना रहे हैं तो वो नेविगेशन की ही रहे, ये ना हो कि पीओएस और नेविगेशन मर्ज हो जाए। हमें डिजाइन या सिस्टम बनाते हुए, आर्किटेक्चर बनाते हुए एक ऐसा सिस्टम बनाना होता है जो एक दूसरे से अलग रहे। ठीक है, उसके फंक्शन वेरिएंट हो सकते हैं, यानी वो सॉफ्टवेयर वो डिजाइन आपकी होम सिक्योरिटी को भी एड्रेस कर रहा हो, उसका ही एक और मॉड्यूल आपकी किचन मैनेजमेंट को भी एड्रेस कर रहा हो, उसी का एक और मॉड्यूल आपकी वाटर सप्लाई को भी मैनेज कर रहा हो, उसी का एक और मॉड्यूल आपकी किसी और चीज को मैनेजमेंट कर रहा हो। तो वो मॉड्यूल अलग अलग हो सकते हैं, मगर अगर आपने फंक्शंस को एक ही पैरामीटर के अंदर रख दिया तो होगा क्या, आपस में चीजें मिक्स हो जाएंगी और फिर आपको उसको डिफाइन करना क्लियरली मुश्किल होने की वजह से मेंटेन भी नहीं कर सके। तो अब अगर कोई नया आर्चिटाइप आपके पास आ रहा होता है, कोई नई एब्स्ट्रक्शन आ रही होती है, कोई नई रिक्वायरमेंट आ रही होती है, तो ऐसी मिक्स चीज के अंदर आप उस चीज को अलग अलग करके नहीं कर सकते। मैं मजाक की एक बात बताता हूँ कि मेरा एक पठान दोस्त था, वो वो जब हम लोग इफ्तार करते थे इंजीनियरिंग के दौर में, आज से कोई 15 साल पुरानी बात है, तो वो मुझसे कहता था कि इफ्तार के वक्त में वो चंद चीजें खाता था। मैं उससे पूछता था, भाई ये तुम सब चंद चीजें क्यों खाते हो? नॉर्मली हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग या पंजाबी स्पीकिंग या पश्तो स्पीकिंग का तो मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मगर बहरहाल उर्दू और पंजाबी स्पीकिंग जो है वो चीजें सारी, पकौड़े भी होते हैं, दही बड़े भी होते हैं, फ्रूट चाट भी होती है और खजूरें भी होती हैं, वो सब चीजें एक साथ एक प्लेट में भर के खा रहे हो। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम सारी चीजें मिक्स क्यों नहीं करते?
कहता है मैं कुछ चीजें पहले नमाज से पहले खाता हूँ, फिर कुछ चीजें नमाज पढ़ के खाता हूँ, फिर कुछ चीजें रात में खाना खाता हूँ। मैंने कहा ये अलग अलग क्लासिफिकेशन तुमने पार्टीशनिंग क्यों कर रखी है? कहने लगा अगर पेट खराब हो गया तो मुझे ये पता नहीं चल सकेगा कि मैंने क्या चीज पहले खाई। अब एक स्टूपिड सी बात है, आपको तो पता भी नहीं चल सकेगा, या एक कम से कम एक पॉइंट उसका बड़ा वैलिड था। एक पॉइंट उसने बड़ी अच्छी बात की कि अगर मैं सबको मिला लूंगा और एक साथ खाऊंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कौन सी चीज खराब है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जी मैंने समोसा लेकर आया, नॉर्मली आजकल लोग बड़ी कंप्लेन कर रहे हैं कि समोसों के अंदर जो है वो चूहे निकल रहे हैं और कॉकरोचेस निकल रहे हैं। तो आप लोग घर में ही बनाइए, घर में खाइए, मगर इस तरह की अगर कोई एस्पेक्ट आपके सामने आता है तो आपने उसको क्लियरली डिफाइन नहीं कर रखा तो कौन सी चीज खराब है वो पता नहीं चलेगी, वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। इसी तरह आप एक कुकिंग रेसिपी कर रहे हैं, आपने किसी एक जगह ये गलती कर दी और आपने उसको कुक कर लिया, कंप्लीट पैकेज बना लिया, फिर वो आपको पता नहीं चल सकेगा। पता तो चलेगा कि आपने नमक बढ़ाया है, मगर ये नहीं पता चलेगा कि आपने किस लेवल के ऊपर जाके नमक को इंक्रीज किया था। इनिशियली आपने डाला, उसके बाद आपने कहा और इंक्रीज करते चले गए, या किसी और चीज ने रेसिपी, जैसे लोग नमक डालते हुए, मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ, आप जो पैकेट के मसाले होते हैं उसमें भी नमक होता है, तो आपने पैकेट का मसाले को चक, अब आप रोजे में चख नहीं सकते, तो डेफिनेटली एक ऐसा, जब तक एक आउटकम बन के नहीं आएगा उस वक्त तक आपको पता नहीं चलेगा। खीर एक ऐसी अगेन कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है, इसमें भी कोई अगर गड़बड़ हो जाती है, आपने दूध जरा सा गलत डाल दिया या थोड़ा सा पुराना दूध डाल दिया या कोई ऐसा चमचा डाल दिया जिसपे सोप लगा हुआ था, तो खीर खराब हो जाएगी। कहाँ हुआ मसला आपको नहीं पता चलेगा। तो बेसिकली सारे चीजों को क्लियर अलग अलग आर्चिटाइप को अलग अलग ताकि, और उनको एक सिमिलर टू अ क्लास मेंटेन करें। सिमिलर टू अ क्लास से मुराद पीओएस के सॉफ्टवेयर की तमाम चीजें आप पीओएस के अंदर रखिए, ऑनलाइन ऑर्डरिंग को ऑनलाइन ऑर्डर के अंदर रखिए, और व्हाट्सएप मैनेजमेंट को, कि व्हाट्सएप के थ्रू अगर कोई ऑर्डर करता है तो उसको एक अलग रखिए। यानी 3 अलग अलग मॉड्यूल बनाइए जिनको आपको मेंटेन करना है। रखिए उसे एक ही विंडो के अंदर कि यूजर सेलेक्ट करना चाहे, मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूं, मैं ऑफलाइन खरीद दूं जाकर, या मैं यानी जैसे टेक अवे होता है, या मैं जी व्हाट्सएप के थ्रू मंगवा लूं। तो मेरे पास तीनों ऑप्शंस आ रहे होंगे मगर अलग अलग, और उनके पीछे उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी क्लासेस अलग अलग। इसी तरह जब भी मैं एक डिजाइनर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, तो मुझे द डिजाइनर स्पेसिफिक स्पेसिफाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम बाय डिफाइनिंग, किस तरह से कैसे करता है, डिफाइन करता है, एंड रिफाइनिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट आर इंप्लीमेंट ईच आर्चिटाइप। जब भी एक ईच आर्चिटाइप को मैं इंप्लीमेंट करूंगा तो डिजाइनर क्या करेगा, उसके एक एक कंपोनेंट को डिफाइन करेगा और मजीद रिफाइन, रिफाइन से मुराद ड्रिल डाउन, मजीद खोलता चला जाएगा कि जी मेरे पास मजीद कितनी उसके अंदर ऑप्शंस है, और फिर उसके मजीद कितनी, एक पूरी हायरार्की मेंटेन करता चला जाएगा। आई होप सो क्लियर होगा आप लोगों को। और अब मैं आगे स्लाइड की तरफ जाता यस सर, क्लियर। मैं थोड़ी सी जरा आप लोगों को लाइव मिसाल भी इसलिए दे रहा था आप लोगों को समझ में आ जाए। थोड़ी सी मुझे लगा कि आनी थी कल है, मगर थोड़ा सा लाइटर मोड के ऊपर मुझे अपनी पुरानी बात याद आई और हम बड़ा हंसते थे उसकी, इस बात के ऊपर। हम कहते भाई पता फिर भी आपको नहीं चलेगा कि आपने जो है वो कौन सी चीज थी, वो थोड़ी सी गड़बड़ खा ली थी। तो दैट्स एंड। अच्छा आगे हम चलते हैं, बस अब चंद ही स्लाइड्स हमारे पास रह गई हैं इस लेक्चर के अंदर, और ये लेक्चर होपफुली आज जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं आप लोगों से ये बताना चाह रहा था कि अगले तो सैटरडे संडे शायद ईद वगैरह का होगा, तो आपकी फ्राइडे सैटरडे जो एआई की और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लास होती है वो तो एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट नहीं होगी, मगर ये कि कोशिश कीजिएगा कि अगर मंडे और ट्यूसडे की जो क्लासेस हैं, जैसे मेरी ट्यूसडे को क्लास होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, वो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अगर आप लोग अटेंड कर सकें तो अटेंड कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आई नो ईद की वजह से शायद आप पे काफ़ी बर्डन होगा, आना जाना होगा, मगर देख लेते हैं, लेट मी शेड्यूल। अगर हमारे पास फ्राइडे और सैटरडे का टाइम बचता है तो फिर हम कोशिश करूंगा कि मैं सैटरडे को ही फ्राइडे की क्लास जो मेरी एआई की होती है, जो स्टूडेंट्स इस क्लास में भी एनरोल्ड हैं एआई के, मैं उनको भी बताना चाह रहा हूँ कि मैं सैटरडे को ही दोनों लेक्चर ले लूंगा ताकि फ्राइडे जुम्मतुल विदा होगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट मी अरेंज समथिंग, और पहले मैं शेड्यूल देखूंगा फिर आपको इन्फॉर्म करूंगा। अच्छा हम आगे चलते हैं स्लाइड नंबर 24 की तरफ, विच इज एक्चुअली अ फैक्टरिंग, कि हमारे पास जो फैक्टरिंग है वो क्या है। इस फैक्टरिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारी डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज है डिसीजन मेकिंग की, वो फ्रॉम बॉटम टू द टॉप इंक्रीज होती है। यानी जो वर्कर होता है, वर्कर लेवल का जो इंफॉर्मेशन होती है, एक ऑपरेटर लेवल एक इंफॉर्मेशन ऐड कर देता है,
उसके बाद एक सुपरवाइजरी लेवल होता है जिसके नीचे मल्टीपल ऑपरेटर होते हैं, फिर सुपरवाइजर के नीचे ऊपर जो होता है एक मैनेजर होता है जिसके पास मल्टीपल सुपरवाइजर होते हैं, और फिर मैनेजर के ऊपर सिर्फ एक बॉस होता है। सो देयर आर मल्टीपल मैनेजर्स। अगर आपने एक इसको इसी तरह समझे, एक व्हाइट बॉक्स आपने मेन ये बनाया हुआ था जो कि बाइंग परचेजिंग सिस्टम का था, इसके अंदर एक आपके पास ऑनलाइन परचेज है, एक आपके पास ऑफलाइन परचेज है, और एक उसके बाद आपके पास एक व्हाट्सएप परचेज है। फिर इसके ऑप्शंस आ गए, और मजीद बताने का मकसद ये कि वर्किंग मॉड्यूल यहाँ से शुरू होता है और इनिशियली डिसीजन मेकिंग यहाँ पर आके होती है। सो जब भी हम डिसीजन मेकिंग मॉड्यूल की बात करते हैं तो हमारे पास हायर मैनेजमेंट जो कि एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल होता है, उसके नीचे बिल्कुल डिसीजन मेकिंग मॉड्यूल होते हैं जो कि आपके मैनेजर्स होते हैं। इनिशियली वही डिसाइड करते हैं कि क्या चीज है, और वो उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं जो आपकी ओनर बेस्ड पॉलिसीज होती है। तो जब भी आप फैक्टरिंग करते हैं किसी भी चीज की सॉफ्टवेयर के अंदर, हम सॉफ्टवेयर में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, बिलो लेवल से यहाँ से हम इनपुट ले रहे होते हैं, यहाँ पर इसको प्रोसेस करके एक नॉलेज बनाते हैं, नॉलेज के ऊपर रूल इंप्लीमेंट करते हैं और डिसीजन बनाते हैं, और डिसीजन करके फिर हम क्या करते हैं, फाइनली हम उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करा के एक आउटपुट जनरेट करते हैं। फाइनली फर्स्ट लेवल फैक्टरिंग आपके पास क्या है, आपके पास एक मेन प्रोग्राम होता है कंट्रोलर जिसके अंदर 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं, इनपुट, यूनिट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। कॉमनली कंप्यूटर वाले जो लोग बच्चे पढ़ते हैं उनको हर इस सवाल का जवाब आसानी से पता होता है कि आपके पास इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट का 3 फ्रेम आपके पास होते हैं। समरी हम करते हैं जहां इस लेक्चर की, जो कि दिस लेक्चर एम्फसाइज ऑन आर्किटेक्चरल डिजाइन ऑफ अ सॉफ्टवेयर। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है आर्किटेक्चर डिजाइन। मोस्टली जब आप सिस्टमैटिक डिजाइन और सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो आपको आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंटेशन और डिजाइन को की रूल्स एंड रेगुलेशंस को IEEE के तहत फॉलो करना। और आप जब ये सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट करके जमा कराते हैं तो कंपनी का ये राइट होता है रिसीविंग एंड का कि वो आपसे इस चीजों को रिसीव कर सके कि आपने क्या कोई IEEE का स्टैंडर्ड फॉलो किया है या नहीं। फाइनली आपके पास एक वेरियस टेक्निक्स आपके पास होती हैं जिनके जरिए से आप इम्प्लीमेंट करते हैं डिजाइन की आर्किटेक्चर्स को, और एट द एंड ऑफ द डे आपके पास पार्टीशनिंग इज द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आर्किटेक्चरल डिजाइन। क्यों होता है? इसलिए होता है कि हम उसकी बेस के ऊपर एक सिस्टम को हैं और उस सिस्टम की जितने भी पार्ट्स होते हैं उनकी आपस में इंटीग्रिटी को मेंटेन भी कर रहे होते हैं। मीनवाइल हम उनकी जो आपस में इंटरकनेक्शंस हैं उनको इंटरडिपेंडेंस उनकी खत्म करते हैं और उनको इंडिपेंडेंट बना देते हैं ताकि वो प्रोसेसेस आसान हो जाए, लेस कॉम्प्लेक्स हो जाए और इजीली मेंटेनेबल भी हो जाए। एंड द लास्ट स्लाइड, 27th slide, which is actually the reference of this, is the chapter 7। ये तो रेफरेंस की स्लाइड है। ओके, हम यहाँ इसको खत्म कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के? मैं माइक अनम्यूट कर देता हूँ, आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं मुझसे। Do you have any question? यस सर, एक सवाल है सर, ये बहुत अक्सर मेरे दिमाग में आता है ये सवाल। जी जी बिल्कुल पूछिए। सर ये जो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम यूज़ जो कर रहे हैं, ये तो कंपनीज में तो हम इजीली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरी टीम बनी हुई है, उसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, वो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसमें अप्लाई करते हैं और अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन एक फ्रीलांसर है तो वो तो एक सिंगल ही आदमी है, उसका प्रोजेक्ट भी इतना बड़ा नहीं होता, तो वो किस तरह अपने प्रोजेक्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का यूज़ करेगा? तो ये बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, फ्रीलांसिंग की जब आपने बात की ना, डेफिनेटली फ्रीलांसिंग जब भी काम करेगा, अगर एक बड़ी कंपनी फ्रीलांसर है, एक तो सबसे पहले बात ये कि उसका स्कोप क्या है, वर्किंग स्कोप क्या है। अगर वो अपने लिए सेल्फ कोई एप्लीकेशन डिजाइन कर रहा है तो एक अलग एस्पेक्ट है। अगर वो क्लाइंट के लिए कर रहा है तो वो खुद एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे एक्ट करेगा। वो कभी भी ये एक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन उससे डिमांड कर रही है, मैंने शुरू में ही बताया था कि क्वालिटी का वर्ड क्या होता है। हम क्वालिटी समझते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी, A1 क्वालिटी, बहुत जबरदस्त हो, टूटे ना, खराब ना हो, ऐसी हो वैसी हो। डेफिनेटली तो अगर मैं ऐसी कोई बात कर रहा हूं तो ये क्वालिटी नहीं है। दिस इज नॉट क्वालिटी, दिस इज अ विश लिस्ट। क्वालिटी मेरे पास क्या चीज होती है? जब यूजर आपसे रिक्वेस्ट करे, अगर आपसे यूजर कहता है कि जी मुझे कॉम्प्लेक्स डिजाइन बना दें, मुझे सिंप्लेक्स नहीं चाहिए, मुझे एजाइल पे आप बना दीजिए, तो आपने उसको डिलीवर कर दिया। उसने आपसे मांगा ही नहीं कि जी मुझे एक पैटर्न चाहिए, उसने कहा मुझे वन टाइम इस्तेमाल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, आपने बना के उसे दे दिया। उसकी रिक्वायरमेंट ही यही थी। तो आप गलत नहीं है।
अगर उसने कहा नहीं जी मेरी रिक्वायरमेंट है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स इस्तेमाल करें और आप उसको ऐसे बनाएं कि मैं वन टाइम आपसे बनवाऊं, सेकंड टाइम मैं उसे खुद मेंटेन कर सकूं, थर्ड टाइम मैं उसमें कोई इंटीग्रिटी करना चाहूं, कोई और नई चीज एनहांसमेंट करना चाहूं, कोई नई पार्टीशनिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहूं, तो डेफिनेटली मुझे प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। जैसे ही उसने आपके सामने ये रिक्वायरमेंट रखी, इट डज मीन कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन इस्तेमाल करने पड़े। फिर पॉसिबल आपके पास चांस नहीं बचता कि आप कहें नहीं जी अब तो मैं नहीं, अगर आपने उससे डेविएट किया, आपने कहा नहीं जी मैं नहीं कर सकता, तो इट डज मीन आप आर्किटेक्चर डिजाइन को फॉलो नहीं कर रहे। फिर डेफिनेटली अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो आपकी कॉस्टिंग भी उसी हिसाब से होगी, प्लस ये आपको आपकी जो रेपुटेशन होगी, आपकी जो डिलीवरी होगी, तो उस क्वालिटी की नहीं होगी जिस क्वालिटी की वो आपसे डिमांड कर रहा है। या आप फेक इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे पाकिस्तानी नॉर्मली हम देखते हैं, पाकिस्तानी इंडियन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कहते हैं जी हमारे पास योला हमने बना दिया है, ये है ये है ये, और जब उनसे किसी चीज को रिवैम्प करने का कहा जाए तो वो कहते हैं नहीं जी ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ये तो इसमें है ही नहीं फंक्शन। क्यों नहीं है फंक्शन? आपने उसको मॉड्यूलर नहीं बनाया था। नहीं, आपने तो कहा ही नहीं था मॉड्यूलर का। अगर यूजर को ये बात पता हो कि वो मॉड्यूलर है या नहीं है, तो फिर वो आपसे क्यों बनवाएगा, वो खुद ना बना ले। ये तो आपका काम है ना कि उसे बताएंगे जी मॉड्यूलर अप्रोच है उसकी कॉस्टिंग ये रही, नॉन मॉड्यूलर है उसकी कॉस्टिंग ये रही। आप इसको दोबारा रिवाइज करवाना चाहते हैं, उसकी कॉस्टिंग इतनी होगी, इतने टाइम में लगेगा। अगर आप इसको वन टाइम बनवाना चाहते हैं तो उसकी कॉस्टिंग इतनी कम होगी और ये इतने टाइम में, लिमिटेड टाइम में बनेगा। तो आप डिस्क्राइब करते वक्त ही जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है, डेफिनेशन डॉक्यूमेंट, उसके अंदर ही ये सारी चीजें बता देते हैं और ये यूजर की इनपुट की बेस पे बताते हैं। अगर यूजर ने आपको इन हिडन दी होती है तो आप उसे कहते हैं मेरे पास ये ऑप्शंस हैं, आप ये कर सकते हैं। अगर यूजर ने कहा नहीं जी मुझे तो आप वन टाइम बना के दे दें, लेट सपोज मेरे एक मेमन दोस्त था, मैं किसी मतलब कास्ट पे एतराज नहीं कर रहा, मगर मैंने उससे कहा यार मुझे एक सॉफ्टवेयर, उसने मुझसे कहा एक सॉफ्टवेयर बना दो मुझे दुकान के लिए। मैंने कहा भाई वो तो मुझे पूरा यूएमएल बनानी पड़ेगी। उसने कहा भाईजान इतना मेरे पास टाइम नहीं है, आप एक खाली स्क्रीन बनाइए, उसके साथ एक बारकोड स्कैनर को लिंक कीजिए और मुझे मेरे पास वो लिखी भी आ जाए। मैंने कहा अच्छा मैं डॉट नेट पे नहीं डॉट नेट पे नहीं, एक्सेस पे बना दे। इतना सिंपल मुझे उसके लिए बनाना पड़ गया, इतना जितना वो उसको यूज कर सके। मैं उसमें ओरेकल डाल देता, उसमें एसक्यूएल की क्यूरीज डाल देता, उसमें पूरा यूएमएल डाल देता, उसमें कहता जी ये ऐसे होगा, उसके पूरे एक बुकलेट देता। उसने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे एक लिमिटेड स्कोप की चीज चाहिए, तो मैंने उसको लिमिटेड स्कोप की ही चीज डिलीवर कर दी। एक्चुअली जो उसकी रिक्वायरमेंट थी मैंने उसको रिक्वायरमेंट, यहाँ बहस इस बात पर होती है कि रिक्वायरमेंट कुछ और होती है, यूजर अच्छी चीज रिक्वायरमेंट करता है और हम उसे वो रिक्वायरमेंट नहीं दे पाते। तो क्यों नहीं दे पाते? इसलिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को हम फॉलो नहीं करते। अच्छा जी, और किसी का कोई सवाल है? आप अपने अपने माइक का अनम्यूट करके पूछ सकते हैं सवाल, अगर कोई सवाल आप लोगों का है। नहीं तो फिर इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में जो भी हम शेड्यूल देखेंगे उसमें मिलेंगे। और मैं अब आप लोगों को अगली क्लास के लिए एक प्रोजेक्ट दूंगा, जिस प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक छोटा सा प्रोटोटाइप डिजाइन करना होगा। इसमें ये सारी चीजें आपके पास आएंगी। तो ये आपकी अपनी चॉइस भी होगी। अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई चॉइस है, देन यू कैन टेल इट टू मी सर हमारे पास ये चॉइस है। मेरे पास पता नहीं चैट नहीं खुल रही है, आपके किसी का मैसेज आया हुआ है। अगर आप लोग कोई मैसेज कर रहे हैं तो मुझे वॉइस पे ही कर लें, क्योंकि मैं पूछ लूँ। अब हम फिजिकल डिप्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे, ताकि मैं थोड़ा सा आपको एक प्रोटोटाइप बनवाऊं और आपको खुद भी आइडिया हो कि मैं डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ तो मैं डॉक्यूमेंटेशन क्यों कर रहा हूँ और उस डॉक्यूमेंटेशन की मुझे क्या वजह है और मुझे किस तरह से वो डॉक्यूमेंटेशन मेरा मेरा साथ देगी, मेरा काम करेगी और मुझे मेरे काम को आसान करेगी। ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।